हाय गाइस, सो आप लोगों ने असाइनमेंट कर लिया होगा। किसी को कोई डाउट आया है तो बताओ। ओके, एरे वाले क्वेश्चन, एरे वाले प्रोग्राम, एरेज वाले कौन सा एरे वाला नहीं हुआ बताओ। एनी पर्टिकुलर प्रोग्राम, कौन वो 1 और 0 वाला? देखो, 1 और 0 वाला मैं बताता हूँ। 1 और 0 वाला बहुत सिंपल सा लॉजिक है उसका। मैंने एक रीजन है कि उसमें सिर्फ 1 और 0 दिया था, ठीक है। ये देखो, मान लो कोई भी एरे ले लो, 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। रैंडम कुछ भी ले ली। तुम्हें क्या करना था, ये मान लो तुम्हारी एरे है, करेक्ट। तुम्हें बस ये गिनना था कि इसमें कितने 0 या कितने 1 है, करेक्ट। जैसे इसमें देखो, इसमें पूरे एरे का साइज क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7। इसमें टोटल 7 लोग हैं। मतलब याद है मैंने बताया था एरे डॉट लेंथ से पता चल जाता है कि कितने लोग हैं। यहां पे एरे डॉट लेंथ की वैल्यू है 7। तो मैं क्या कर सकता था, मैं पहले कहता इंट साइज इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ। ये क्लियर है सबको? इसके बाद मैं पता क्या करता, मैं कहता फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज, है ना, साइज तक पूरा। ये तो क्लियर है सबको कि मैं एक एक करके हर एलिमेंट को एक्सेस कर रहा हूं। मैं क्या करता, मैं बस ये देख लेता कि इसमें कितने 0 या कितने 1 है, कोई भी एक, ठीक है। तो मैं बस ये कहता कि एक यहां पे काउंट रख लेता, इंट काउंट अंडरस्कोर 0, ठीक है। स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू 0 होती। मैं करता कि इफ एरे ऑफ आई इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो मैं काउंट अंडरस्कोर 0 को +1 कर देता। ये क्लियर है सबको? ये क्लियर है कि मैंने ये अभी तक क्या किया है? मैंने अभी तक ये किया है कि मैंने गिन लिया एक बार, यहां से लेके मैं यहां तक एंड तक चला, और मैंने ये गिन लिया कि इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, ठीक है। अगर मुझे ये पता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, क्या पता है मुझे कि इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, तो मुझे कुछ भी नहीं करना था गाइस। मेरे को क्या करना था, मैं इस एरे को एक नई एरे बना लेता, मतलब एक नई एरे क्रिएट कर लेता। और जब मैं एक नई एरे क्रिएट करता सेम इसी साइज की, 7 साइज की, ठीक है, तो उसमें सारे 0 होते, करेक्ट। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसमें सब लोग 0 होते स्टार्टिंग में, करेक्ट। और अब मुझे पता है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने थे इसमें। इसमें 3 ही जीरोस थे यहां, मतलब यहां पे काउंट अंडरस्कोर जीरोस की वैल्यू 3 है। तो मैं यहां से फिर से इसको रीड करना शुरू करता, और 3 के लिए तो मैं कुछ भी नहीं करता। जैसे ही मैं चौथे एलिमेंट पे पहुंचता, मैं सबको यहां से 1 करता हुआ चलता। समझ आया लॉजिक? मेरा काम है कि मैं गिन लूंगा कि इसमें कितने जीरोस हैं, फिर मैं उस एरे को एक नई एरे से रिप्लेस कर दूंगा, और उसमें जितने जीरोस है वहां तक मैं कुछ नहीं करूंगा, और उसके आगे मैं सबको 1 बना दूंगा। ये क्लियर हुआ सबको? चैट पे बताओ, लॉजिक क्लियर हुआ? क्या करना है? तो इसमें कंप्यूटर ने एक ही लूप के अंदर सारा काम कर लिया। नो स्वैपिंग, नो कंप्यूटेशन, नथिंग। बस हमने काउंटिंग करी, हमने और कुछ नहीं करा। ओके, और एरेस का इंद्रेश, ओके इंद्रेश, मैंने क्या किया यहां पे, मेरे पास एक ये एरे है, ठीक है, जिसमें मुझे जीरोस और 1 को ऑर्डर में लगाना है। गुंजन, इंसर्शन सॉर्ट से आप कर सकते हो, लेकिन मैंने बोला था इस इंसर्शन सॉर्ट में भी आपके पास लूप के अंदर एक और लूप रहा होगा, लूप के अंदर लूप। तो वो जब 2 लूप लग जाते हैं ना, तो कंप्यूटेशन इंक्रीज हो जाती है। अभी वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का फंडा होता है उसमें, ओ एन स्क्वायर में आपने इसको सॉल्व किया होगा, अगर आपको कुछ पता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, तो वो कंप्यूटेशनली ज्यादा है।
ये जो है एक ही लूप में काम कर रहा है, ये देख रहे हो आप, मतलब मैंने बस एक ही लूप लगाया काउंटिंग के लिए। तो आई टोल्ड यू कि यू हैव टू डू इट इन मिनिमल काउंटिंग, इन मिनिमल कंप्यूटेशन। अच्छा, और इंद्रेश सुनो, मेरे को क्या करना था, एक कोई भी ऐसी एरे दी हुई है, कोई भी एरे दी हो सकती है। यस आदित्य, यस, दैट वाज ओके। सो मेरे को ऐसी कोई भी एरे दी हुई है। अब इस एरे के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं गिन लूंगा कि कितने जीरो हैं। मतलब जैसे मैं पूरी एरे को चेक किया, मैंने कहा अच्छा इसमें तो 3 जीरो हैं। चेक कैसे किया, ये रहा वो रहा कोड। आई जीरो से लेके साइज तक गया, मैंने एरे ऑफ आई इक्वल टू जीरो है, तो काउंट जीरो को बढ़ा दिया, है ना। और मैंने ये गिन लिया कि इस एरे में कितने जीरो हैं, तो इस केस में, सिर्फ इस केस में इसमें 3 जीरो हैं। और उसके बाद अगर इसमें 3 जीरो हैं, मतलब बाकी के तो 1 ही होंगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि या तो जीरो है इस एरे में या तो 1 है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस एरे को, पूरी एरे को एक नई एरे से रिप्लेस कर दिया, इतनी बड़ी, जितनी बड़ी ये पहले थी ना, इतनी बड़ी। ठीक है। और जैसे ही तुम्हें पता है कि नई एरे बनती है, तो मैंने बताया था जगह घेरने के लिए सब लोग जीरो बन जाते हैं, करेक्ट। सो ये सब जीरो है, और मुझे पता है कि इस एरे के अंदर कितने, 3 जीरोज ही थे, 1 2 3। तो मैं पहले के 3 जीरोज को तो कुछ नहीं करूंगा, बाकी सबको मैं 1 बना दूंगा, क्योंकि बाकी 1 रहे होंगे। इस तरीके से वो इनडायरेक्टली सॉर्ट हो गई। ठीक है, ओके। सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। उसके बाद अगर किसी को कोई डाउट होगा एरेस के क्वेश्चन में, तो हम बाद में डिस्कस करते हैं, टाइम हो गया तो पहले आज की क्लास को शुरू करते हैं, थोड़ी अच्छी क्लास है आज की। सो जब हमने शुरू किया था, याद होगी आपको, पहली क्लास हमने पढ़े थे कि जब भी हम सॉफ्टवेयर को क्रिएट करें तो हमें यह देखना चाहिए कि उस सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें हैं, हमें उस सॉफ्टवेयर की एंटिटीज को ढूंढना चाहिए। ये सबको याद है ना। तो जैसे अगर यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर है तो उसमें टीचर्स, स्टूडेंट्स, एग्जाम्स, इन सब जो ऑब्जेक्ट्स है ना, ये जो एंटिटीज हैं, इनको देखना चाहिए, ना कि किए जाने वाले काम को। सो वो तो हमने एक तरीके की बात कर ली थी, राइट। वो तो हमने बोला था कि हमें ऐसे बनाना चाहिए। तो भाई अब उसको बनाएंगे कैसे, तो अगर आपको उस तरीके की प्रोग्रामिंग जावा में करनी है, उसको हम कहते हैं ऊप्स, याद होगा आपको, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट से ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो जब हम उसको एक्चुअली जावा में क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए जावा ने हमें इंप्लीमेंट करने के लिए, मतलब अभी तक तो हमने कॉन्सेप्ट की बात की थी, राइट। अभी हम उसको बनाएंगे कैसे, उसको बनाने के लिए जावा ने हमें दिए हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। इनकी, इस दो कॉन्सेप्ट्स की मदद से मैं उसको इंप्लीमेंट कर सकता हूं, जो अभी तक मैंने चीज समझी थी अब मैं उसको बना सकता हूं कोड के अंदर, इन दोनों की मदद से। तो अब हम समझते हैं कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स है क्या। ओके। सो क्लास पता है क्या होती है, क्लास होती है ब्लूप्रिंट। क्लास इज नथिंग बट अ ब्लूप्रिंट। ओके। फॉर एग्जाम्पल, आप घर देखते हो, एक बहुत सारे कॉलोनी में घर बने हुए हैं, करेक्ट। तो घरों का एक नक्शा होता है ना, ब्लूप्रिंट होता है। तो घरों का जो नक्शा होता है वो ब्लूप्रिंट होता है। लेकिन वो जो ब्लूप्रिंट होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर उस घर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है। उसी तरीके से क्लास आपके प्रोग्राम में किसी भी ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है। जैसे आपने बोला कि मेरे को अपने प्रोग्राम में कहीं स्टूडेंट बनाना है, स्टूडेंट, याद है हमने बातें की थी पूरी, स्टूडेंट, स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, कार होगी, कार का ईयर ऑफ, मेक, कलर वलर। तो ये जितनी भी उससे रिलेटेड एट्रीब्यूट्स होते हैं ना किसी भी ऑब्जेक्ट के, जो भी हम बना रहे हैं, उस ब्लूप्रिंट में सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है। ब्लूप्रिंट होता क्या है, इंफॉर्मेशन। ब्लूप्रिंट असली चीज नहीं होती है। घर का नक्शा जो होता है वो असली घर थोड़ी होता है। घर का नक्शा तो बस घर का एक इंफॉर्मेशन होता है। तो उसी तरीके से क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है प्रोग्राम के अंदर की यूज किए जाने वाले ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, तो एक ब्लूप्रिंट के अंदर क्या होगा, ऑल द इंफॉर्मेशन। मान लो मैं कार का ब्लूप्रिंट बना रहा हूं, मेरे को अपने प्रोग्राम में कहीं पे कार बनानी है ना। तो कार बनानी है, तो कार से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एक क्लास यानी कि एक ब्लूप्रिंट में होगी जिसका नाम होगा कार। ये समझ पा रहे हो। अच्छा, अब इससे रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है मेरे पास,
मेरे पास हो सकता है क्लास, इसका कलर, इसका ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, ठीक है, इसका मॉडल नंबर, है ना, ये सब इंफॉर्मेशन मेरे पास हो सकती है। अच्छा, ये तो हो गई कुछ इसकी इंफॉर्मेशन। इसके अलावा मेरी कार बहुत सारे फंक्शंस भी करती है, करेक्ट? क्या क्या फंक्शंस कर सकती है मेरी कार? मेरी कार स्टार्ट हो सकती है, ये सब हम बात कर चुके हैं, बेसिक बेसिक। कार स्टॉप हो सकती है, राइट? ये मान लो बेसिक फंक्शन हो गए। लेकिन ये जो है, क्या ये एक रियल कार है कि ये कार का एक ब्लूप्रिंट है? द आंसर इज ये कार का एक ब्लूप्रिंट है, ये रियल कार थोड़ी है। जब मैं इस ब्लूप्रिंट को यूज करूंगा, मैं इसको यूज करूंगा और एक्चुअली एक कार बना दूंगा, फॉर एग्जाम्पल मारुति, फॉर एग्जाम्पल वर्ना, करेक्ट? फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप ले लो, hyundai। ये जो चीजें हैं ये असली हैं और ये एक ही ब्लूप्रिंट से बनी है। देख रहे हो, ये सबके पास सेम प्रॉपर्टीज और सेम फंक्शंस हैं। ये जो लोग हैं ना, ये लोग जो ब्लूप्रिंट से बनाई गई असली रियल एंटिटीज हैं, रियल एंटिटीज, इन्हें कहा जाता है ऑब्जेक्ट्स। समझ आया क्लास और ऑब्जेक्ट में फर्क क्या है? क्लास इज जस्ट अ ब्लूप्रिंट, बट ऑब्जेक्ट इज द रियल इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, जब मैं इस ब्लूप्रिंट को यूज करके असली में बना लूंगा ना, उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और जो ये जो खाली नक्शा होगा ना ब्लूप्रिंट, इसको क्लास बोलेंगे। ओके, सो अभी हम देखेंगे कि इसको हम प्रोग्राम में क्लास और ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करेंगे, वो हम अभी बात करेंगे। बट आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ओके, और इसी तरीके से आप देख सकते हो इस स्लाइड के अंदर जो लिखा हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या होता है। स्टेट, बिहेवियर, आइडेंटिटी, एसबीआई बोलते हैं इसको। बैंक नहीं है बट इसको एसबीआई बोलते हैं। स्टेट का मतलब होता है उसके एट्रीब्यूट्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी डॉग की बात कर रहा हूँ, डॉग कोई एनिमल की बात कर रहा हूँ, तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? उसकी ब्रीड, एज, कलर, करेक्ट। बिहेवियर मतलब वही वो क्या क्या कर सकता है, जैसे हमारी कार का कलर, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर वगैरह वगैरह, तो वो सबको स्टेट बोलते हैं या एट्रीब्यूट्स। बिहेवियर में आ जाएंगे उससे रिलेटेड सारी फंक्शनैलिटी, लाइक बार्क, स्लीप, ईट, है ना। उसके बाद आएगी एक आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होता है कि अगर आपके उसमें कोई ऐसी एट्रीब्यूट है जो यूनिक है, जो उसका एक आइडेंटिफायर की तरह काम हो सकता है। जैसे एक डॉग को उसके नाम से आइडेंटिफाई कर लोगे ना एकदम से, अरे दिस इज जॉनी, है ना। तो अगर आपके पास कोई ऐसी आइडेंटिटी है, तो जैसे कार, मैंने बोला ये तो मारुति की कार है, तो अगर बाय चांस आप ऐसा कोई एट्रीब्यूट रखते हो, तो वो भी क्वालिटीज के अंदर ही आता है, लेकिन उसको एक अलग नाम कभी कभी दे देते हैं, आइडेंटिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ लुक एट दिस, इसी की मैं भी आपके साथ बात कर रहा था। अ क्लास हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, क्योंकि ब्लूप्रिंट थोड़ी असली में दिखता है। अगर आपने घर का नक्शा बनाया तो वो रियल में थोड़ी है। इट इज द हाउस, उस ब्लूप्रिंट को यूज करके आप जो रियल हाउस बनाओगे वो उसकी रियलिटी है ना। तो उसी तरीके से ये एक कार का ब्लूप्रिंट है। देखो, कार का मेक, मॉडल, कलर, ईयर, कार का प्राइस, कार क्या क्या कर सकती है, कार स्टार्ट हो सकती है, ड्राइव हो सकती है, पार्क हो सकती है, ये कार का एक ब्लूप्रिंट है। जब इस ब्लूप्रिंट को यूज करके आप एक कार बना लोगे, तब हम बोलेंगे कि ओके, यू हैव एक्चुअली इंप्लीमेंटेड द क्लास। ठीक है, एंड दैट इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्लास इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स? क्लियर हो गया होगा अब आपको। सो नाउ दैट वी आर क्लियर, अभी तक किसी को कोई डाउट है कि क्लास क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है? इस चीज में किसी को कोई डाउट है कि बिल्कुल क्लियर है कि हाँ क्लास ये होती है, ऑब्जेक्ट ये होती है? सबको क्लियर है? मेरे को चैट में, मेरे को आज इंटरेक्शन चाहिए सबके साथ। सो बताओ, क्लियर है सबको कि हाँ ये है क्लास, ये है ऑब्जेक्ट? ओके, वेरी गुड। सो अब हम ये बात कर लेंगे कि अगर मुझे एक्चुअली में कोई क्लास या ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना हो तो मैं कैसे करूंगा? ठीक है, सो इन जावा, ये भी एक बार आप फिर से देख सकते हो एग्जांपल, कि अगर मैं जैसे डॉग बना रहा हूं, अगर मेरी एक क्लास है डॉग, जिसमें उसका ब्रीड, साइज, एज, कलर, एट्रीब्यूट्स हो गए, ईट, स्लीप, सिट, रन, उसके फंक्शंस हो गए, ये हो गई मेरी ब्लूप्रिंट। और ये जो डॉग्स बन गए ना इधर, अलग 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 अलग, ये कोई लार्ज डॉग है ब्लैक कलर का, 5 इयर्स इसकी एज है, ऐसे जो अलग अलग रियल एंटिटीज बन गई, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट?
इसी तरीके से स्टूडेंट, अगर एक क्लास है स्टूडेंट, आप यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर बना रहे हो, सो स्टूडेंट से रिलेटेड देखो इसमें डाला हुआ है नेम, एज, कलर, फिर ईटिंग, ड्रिंकिंग, रनिंग। इस स्टूडेंट के ब्लूप्रिंट से बनाए गए और बहुत सारे बच्चे, ये होंगे ऑब्जेक्ट्स, और ये ब्लूप्रिंट होगा मेरा क्लास, राइट? सो नाउ वी विल गेट इनटू हाउ वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट एंड द क्लास इन जावा। ठीक है, सो पहले हम बात करते हैं, क्योंकि अगर मैं कहूं कि अच्छा चलो ऑब्जेक्ट बनाना सीखते हैं, आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट बनाना थोड़ी सीखना है, हमें तो सीखना है ब्लूप्रिंट बनाना, क्योंकि अगर ब्लूप्रिंट होगा, जब तक ब्लूप्रिंट नहीं होगा मैं कैसे बनाऊंगा ऑब्जेक्ट? तो कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने से पहले मेरे पास क्या होनी चाहिए? मेरे पास वो क्लास होनी चाहिए, जो ब्लूप्रिंट है वो होना चाहिए मेरे पास। सो हाउ डू वी क्रिएट अ क्लास, हाउ डू वी क्रिएट अ ब्लूप्रिंट इन जावा? सो जावा में बहुत सिंपल है। ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो स्टूडेंट। ठीक है, हमने अभी तक तो स्टूडेंट को, इस स्टूडेंट का ब्लूप्रिंट कुछ इस तरीके से देखा है कि उसका नाम होगा, उसका कोई रोल नंबर होगा, ठीक है, और स्टूडेंट क्या कर सकता है, स्टूडेंट के पास सपोज एक फंक्शन है अटेंडेंस मार्क कर सकता है, ठीक है, और स्टूडेंट की कोई ये तीन मान लो है प्रॉपर्टीज। तो ये जो चीजें होती है ना, जो उसकी क्वालिटीज होती हैं, जिसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स, और ये जो चीजें होती है ना, ये जो काम वो कर सकता है, जो वो काम कर सकता है, उसकी क्वालिटी नहीं बता रहा, उसका नाम वाम नहीं बता रहा, जो वो काम कर सकता है, वो अपनी अटेंडेंस मार्क कर सकता है, स्टूडेंट रन कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये जो फंक्शंस वो कर सकता है, इसको कहते हैं फंक्शंस, इसको फंक्शंस ही कहते हैं, और ऊपर वालों को कहते हैं एट्रीब्यूट्स। सो अभी तक तो हम इसको ऐसे देखते थे, ये हमारे देखने का तरीका है। प्रोग्राम में हम कैसे लिखेंगे, इस डब्बे को कहते हैं क्लास, राइट? तो हम प्रोग्राम ऐसे शुरू करेंगे, क्लास स्पेस, क्लास का नाम, ये क्या चीज का ब्लूप्रिंट है, स्टूडेंट का, तो यहां लिखेंगे स्टूडेंट, करेक्ट। इसके बाद एक ब्रैकेट खोलेंगे इस तरह, और एक ब्रैकेट बंद करेंगे इस तरह। ये गाइस आपका डब्बा बन गया। अभी तक मैं यहां पे बनाता जाऊंगा हमने क्या क्या कर लिया है। अभी तक मैंने एक डब्बा बना लिया है और उस डब्बे का नाम दे दिया स्टूडेंट। अब मैं इसके अंदर बताऊंगा कि क्या क्या है इसके पास। मैं लिखूंगा नेम, मैं लिखूंगा रोल नंबर, ठीक है, और मैं लिखूंगा कि ये काम कर सकता है क्या, अटेंडेंस मार्क कर सकता है, इसके पास एक अटेंडेंस फंक्शन है। बस इतनी सी बात लिख दी। तो इतना कोड लिखने के बाद मैं कहां पे पहुंचूंगा, मैंने ये सब कर लिया, ठीक है, और अटेंडेंस। अब मुझे लगेगा कि यार क्लास तो बन गई, ब्लूप्रिंट तैयार है, क्योंकि जो जो मुझे चाहिए था वो तो मैंने लिख दिया। लेकिन ध्यान से देखो, जावा में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कोई भी चीज अगर आपको मेमोरी में स्टोर करनी है तो उसका एक टाइप होता है, याद है? इंटीजर, फ्लोट, डेसिमल, स्ट्रिंग, सब बात की थी हमने पहले। तो ये जो है ना कॉन्सेप्ट की हर चीज का एक टाइप होता है। तो यार मैंने जब यहां लिखा स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट का कोई नाम है, तो जावा को बताना पड़ेगा ना, क्योंकि जावा इस स्टूडेंट को स्टोर करेगा ना अपने सॉफ्टवेयर में, कहीं पे तो सेव करके रखेगा। तो वो पूछेगा ना कि स्टूडेंट के नाम को किस तरीके से सेव करूं, नंबर की तरीके से सेव करूं, कैसे सेव करूं, तो हमें इसका टाइप भी बताना पड़ेगा। तो दिस इज अ स्ट्रिंग, नाम एक स्ट्रिंग होती है, रोल नंबर कोई नंबर होगा यानी इंटीजर हो गया, अटेंडेंस कोई टाइप नहीं है, अटेंडेंस तो बस मार्क कर रहे हैं, तो ये वॉइड हो गया, वॉइड मतलब नो टाइप। अब गाइस हमारी क्लास तैयार है, हमारा ब्लूप्रिंट इज रेडी। लेट्स सी इट इन एक्लिप्स ऑल्सो। अभी हमने क्या कर लिया, हमने ब्लूप्रिंट बना लिया है। किसी को इसमें डाउट है तो एक बार आप एक्लिप्स देख लो, बहुत क्लियर हो जाएगा। ये देखो क्लास कैसे बनाते हैं, यहां जाएंगे, न्यू पे जाएंगे और क्लास पे जाएंगे, यहां जाके आप अपनी कोई भी नई क्लास बना सकते हो, राइट? सो जैसे मैंने यहां पे बना दी है एक स्टूडेंट क्लास, ये देखो पब्लिक क्लास। अभी पब्लिक का मैं सीन आपको बताऊंगा, इसको आप अभी के लिए इस तरीके का दिखेगा ये, करेक्ट? सो दिस इज क्लास स्टूडेंट। इसके अंदर देखो क्या है, स्ट्रिंग नेम, इंट रोल नंबर और परसेंटेज, अभी चलो निकाल देते हैं, ठीक है, और ये फंक्शन में भी आप
रहने दो। अभी तक हमारा कुछ इस तरीके का, और void एक अटेंडेंस नाम का हमारा फंक्शन है जो बेसिकली क्या करता है, अभी के लिए प्रिंट करता है कि भाई आई एम प्रेजेंट। सही है। अभी तक का हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का है। मैंने स्टूडेंट का डब्बा बना लिया है और स्टूडेंट का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है जावा के अंदर। किसी को इसमें डाउट है? चैट में बताओ। बना लोगे अपना कोई भी ब्लूप्रिंट? ओके गुंजन, क्लास हाँ बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पब्लिक से बनता है। मैंने आपको याद है एक्सेस मॉडिफायर्स बताए थे, एक एक्सेस मॉडिफायर्स बताए थे, पब्लिक प्राइवेट वगैरह वगैरह। गाइस क्लास के आगे अगर मैं प्रोटेक्टेड लगा दूंगा तो वो नहीं चलता, ठीक है। क्लास के आगे अगर मैं प्राइवेट लगा दूंगा तो वो भी नहीं चलता। तो क्लास कैन ओनली बी, या तो कुछ मत लिखो, सॉरी, या तो कुछ मत लिखो, ठीक है, या तो पब्लिक लिखो। हम यूजुअली पब्लिक लिखते हैं क्योंकि पब्लिक मैंने आपको बताया था, पब्लिक का मतलब है पूरी जनता, पूरी जनता देख सकती है। अगर मैं कुछ स्पेसिफाई नहीं करता तो वो क्या होता है, पैकेज के अंदर कोई भी देख सकता है, पैकेज के बाहर कोई नहीं देख सकता। तो पब्लिक करने का मतलब ये है कि जिसको देखना है देखो भाई स्टूडेंट, अभी तो मैं बना रहा हूं कि सब यूज कर लें। करेक्ट गुंजन, क्लियर हुआ कुछ? तो यू कैन ओनली यूज पब्लिक और नथिंग, एंड नथिंग इज, अभी हमने नथिंग की ना इन डेप्थ डिस्कशन करी नहीं है जो आगे आएगी, सो इसलिए भी मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता। बट आपको क्लियर हो गया कि पब्लिक क्यों लिखा हुआ है, ताकि सब लोग देख लें। क्लियर गुंजन? ओके सो अभी तक हमारा जो स्टेप 1 है वो तैयार हो चुका है। वी हैव अ ब्लूप्रिंट, हमारा ब्लूप्रिंट बन गया। अब हम बात करेंगे कि सर अब प्रोग्राम के अंदर जो है, ऐसा आपने प्रोग्राम बनाया था ना अभी तक, ऐसा आपका पास पब्लिक स्टैटिक void main string arguments, करेक्ट? ऐसा कुछ था, है ना? अब सर इसके अंदर मैं कैसे बनाऊंगा अपना स्टूडेंट? सो जावा में ब्लूप्रिंट को यूज करके अब ऑब्जेक्ट बनाना हो तो उसकी लाइन होती है कुछ इस तरह। हम लिखेंगे जैसे हम देखो, जब हमें कोई इंटीजर बनाना होता था, है ना, इंटीजर बनाना होता था तो हम क्या लिखते थे, ऐसा कुछ। ये तो लाखों बार किया है। तो यहां पे कंप्यूटर देखो, कंप्यूटर की सोचो अभी, ठीक है। कंप्यूटर क्या करता था, मेमोरी में जाता था, एक इंटीजर के लिए 4 बाइट की जगह घेरता था, उसको नाम देता था आई जगह को, और उसमें डाल देता था 10। अभी तक की कहानी थी ये। मैं कहता था मेरे को डेसिमल नंबर बनाना है, मेरे को ट्रू फॉल्स बुलियन बनाना है, तो सब में इसी तरीके से काम चलता था। लेकिन जब मैं अपने कंप्यूटर को बोलूंगा मुझे एक स्टूडेंट बनाना है, तो सबसे पहले तो नहीं रुक जाएगा, वो बोलेगा अरे भाई एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, कितनी जगह घेरूं? यहां तो मुझे इंटीजर का 4 बाइट पता था, स्टूडेंट के लिए कितनी जगह घेरूं? तो अब भाई इसका जवाब क्या होगा, हमें तो पता नहीं है। सो ये देखो, स्टूडेंट के अंदर तुमने क्या क्या डाला है, एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग। मान लो कि इसमें 2 इंटीजर होते हैं, ठीक है। अगर तुम्हारे स्टूडेंट के अंदर 2 इंटीजर होते हैं तो यानी कि एक स्टूडेंट बंदे को सिर्फ 8 बाइट की जगह चाहिए स्टोर होने के लिए। फंक्शन को स्टोर करने के लिए जगह नहीं चाहिए होती, फंक्शन तो एग्जीक्यूट होता है, वो कुछ स्टोर थोड़ी करता है। सो आई वुड हैव नीडेड 8 बाइट्स। सो जितना आप प्रॉपर्टीज डालोगे उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा कि आपको कितनी जगह घेरनी है। करेक्ट? ओके ये तो पहली बात हो गई कि इस तरीके से चलो कंप्यूटर आपसे पूछ लेगा आपके पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, उस हिसाब से वो जगह आपको दे देगा। लेकिन वो बोलेगा सर मैं कंपाइलर को क्या बताऊं, इसको इंटीजर माने, इसको फ्लोट माने, इसको क्या माने? मैं उसको बोलूंगा कंपाइलर को बोलो वो इसको स्टूडेंट ही माने। तो एक तरीके से मैंने अपना ही डेटा टाइप बना दिया। आई हैव क्रिएटेड माई ओन डेटा टाइप। तो मैं बिल्कुल इसी तरीके से जैसे एक इंटीजर को बनाता था, ऐसे ही मैं अब एक स्टूडेंट को बनाऊंगा जिसका नाम होगा सपोज स्टूडेंट S1।
S1 कुछ भी नाम हो सकता है, जैसे यहाँ आई कुछ भी हो सकता था, S1 कुछ भी हो सकता है। इसके बाद मैं यहां पे लिखूंगा एक लाइन इस तरीके की, ठीक है। ये न्यू कीवर्ड थोड़ा देखा देखा लगेगा आपको, कहां देखा था मेरे को कोई चैट में बताओ, ये न्यू कीवर्ड इससे पहले हमने कहां देखा था? करेक्ट, हमने ये देखा था एरेज में, राइट, याद आ गया। मैंने आपको बताया था न्यू क्या करता है, बताओ चैट में, मैंने न्यू का फंक्शन बताया था सबको। अभी थोड़ा रिवाइज करते हैं, न्यू क्या करता था, न्यू का काम क्या था? एक ही काम था न्यू का, मैंने एक ही काम बताया था न्यू का। यस, मेमोरी एलोकेट। न्यू क्या करता था, न्यू आपके मेमोरी में नई जगह को घेरता था, क्योंकि पहला स्टेप हो चुका है, उसने देख लिया है कि आपके स्टूडेंट को कितनी जगह चाहिए। अब वो आपकी मेमोरी में जाएगा, न्यू ऑपरेटर मेमोरी में जाएगा और जितनी जगह आपको चाहिए उतनी जगह घेर लेगा। तो बिल्कुल जैसे जब हम इंटीजर आई बनाते थे और पहले 4 बाइट की जगह घेरते थे, यहां पे क्योंकि हमें पता नहीं होता ना कि कितने बाइट चाहिए, तो न्यू से हम सीधा जाके जितना चाहिए उतनी जगह को घेर लेते हैं। करेक्ट, न्यू का काम हो गया जगह घेरना। अब स्टेप 2, जब मैं आई बनाता था इंटीजर, तो इंटीजर वाले में भी दो ही काम होते थे। पहला काम होता था मेमोरी, यानी कि जगह घेरना 4 बाइट की। दूसरा काम होता था 10 को भरना, उस जगह में 10 की वैल्यू को भरना। लेकिन यहां पे भरने का सिस्टम तो मेरे कंप्यूटर को पता ही नहीं है, क्योंकि देखो इंटीजर फ्लोट वोट तो कंप्यूटर को पता है ना, इसलिए वो इन्हें कंस्ट्रक्ट कर सकता है। लेकिन एक स्टूडेंट को वो कैसे भरेगा, उसको स्टूडेंट भरना नहीं आता। स्टूडेंट कंप्यूटर को इंटीजर एक जगह पे भरना आता है, कंप्यूटर को फ्लोटिंग पॉइंट एक जगह में भरना आता है, ट्रू फॉल्स वो भर सकता है। उसको ये नहीं पता होगा कि एक स्टूडेंट जो आपने बनाया है उसको मैं मेमोरी में कैसे डालूं कैसे, कंस्ट्रक्ट कैसे करूं मेमोरी के अंदर, बनाऊं कैसे मेमोरी में। मेमोरी तो मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन उसको बनाऊंगा कैसे मेमोरी में। तो ये जो काम होता है ना, टू क्रिएट या बनाना, ये काम करता है हमारा एक बंदा जिसका नाम होता है कंस्ट्रक्टर। क्या नाम होता है? कंस्ट्रक्टर। और ये जो लिखा है ना मैंने, ये स्टूडेंट और उसके बाद ये पैरेंथेसिस, ये चीज होती है कंस्ट्रक्टर। तो देख रहे हो मैंने बेसिकली किया क्या, मैंने सबसे पहले तो एक नया डेटा टाइप बना लिया, इंटीजर विंटीजर डालना है तो यहाँ पे स्टूडेंट डालना है, तो लिखा पहले स्टूडेंट, फिर लिखा स्टूडेंट का नाम, फिर न्यू से बनाई जगह और कंस्ट्रक्टर से डाला जगह पे, न्यू से जगह घेरी और कंस्ट्रक्टर से उस जगह पे स्टूडेंट को क्रिएट किया। ठीक है, तो ध्यान से समझ आई अब ये स्टेटमेंट कि ये हो क्या रहा है इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर। कोई डाउट है तो चैट पे अभी पूछो, इस स्टेटमेंट में किसी को कोई डाउट हो। कोई डाउट नहीं है? ओके, वेरी गुड। अच्छा, तो चलो एक बार एक स्टूडेंट ना बना ही लेते हैं। यहां पे है मेरी मेन क्लास, करेक्ट। सो अब मेरे को स्टूडेंट क्रिएट करना है, तो मैं स्टूडेंट को कैसे क्रिएट करूंगा? मैं लिखूंगा स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, तो इस लाइन से मेरा स्टूडेंट बन गया। ओके, अब ऑब्जेक्ट बनाने के बाद, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अब हमें बात करनी है कि सर अभी तो हम समझ गए मेरा स्टूडेंट तैयार हो गया है, करेक्ट। मेरे ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद मेरी मेमोरी में एक जगह पे एक स्टूडेंट S1 नाम का बन गया है, जिसके पास एक नाम होगा, जिसके पास एक रोल नंबर होगा और जो अटेंडेंस मार्क कर सकता होगा। लेकिन सर मुझे इसका नाम सेट करना है, मैं इसके नाम और रोल नंबर को डालूंगा कैसे? मैंने कहीं इसका नाम और रोल नंबर बताया ही नहीं। तो क्या होता है जब हम बताते नहीं है ना, अभी हमने कहीं पे बताया कि S1 का नाम क्या होगा, रोल नंबर क्या होगा, कोई भी प्रॉपर्टीज तो बताई नहीं। तो जावा इन प्रॉपर्टीज को जो इसके ब्लूप्रिंट में थी ना, नेम रोल नंबर वगैरह, क्योंकि ये सब तो इसके पास है, क्योंकि ये इसी ब्लूप्रिंट से बना है, तो ये सब इसके पास है। लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी? तो जब आप बताते नहीं हो ना, तो जावा इन सबको डिफॉल्ट वैल्यूज दे देता है।
क्या दे देता है, डिफॉल्ट वैल्यूज। और मैंने सब टाइप्स की डिफॉल्ट वैल्यू आप लोगों को बताई हुई है। जैसे कि रोल नंबर क्या है, एक इंटीजर की डिफॉल्ट होती थी, याद है, 0। ट्रू फॉल्स की डिफॉल्ट होती थी फॉल्स। स्ट्रिंग की डिफॉल्ट होती है नल स्ट्रिंग। ठीक है, तो इन सबको डिफॉल्ट वैल्यूज वो दे देगा। ठीक है, क्लियर है? अभी तक कोई डाउट? नो डाउट्स? कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन अभी तक? क्लियर हो रहा है सबको? बताओ चैट पे। ओके ओके, नाउ अगर मैं बोलूं कि सर मेरे को नेम और रोल नंबर वगैरह की वैल्यूज को सेट करना है, तो देखो इसको एक्सेस कैसे करेंगे। हम यहां लिखेंगे स्टूडेंट वन है ना आपका, स्टूडेंट वन। अगर मुझे इसके अंदर की किसी भी बंदे को एक्सेस करना है ना, तो मुझे लगाना पड़ेगा एक डॉट। तो मैं अगर नेम को सेट करना है तो मैं लिखूंगा s1 डॉट नेम। अब मेरे पास एक्सेस आ गया इसके अंदर के नाम का। अब मैं इक्वल टू डाल के इसको कुछ भी लिख सकता हूं, रोहन। s1 डॉट रोल नंबर 15। तो समझ गए? अब ऐसे ही मुझे अगर कोई भी तीसरी प्रॉपर्टी होती, सपोज एज को एक्सेस करना होता तो मैं लिखता s1 डॉट एज और फिर इक्वल टू के बाद उसकी वैल्यू दे देता। इस तरीके से इसके अंदर की वैल्यूज को सेट किया जा सकता है। ठीक है, सो चलो कुछ करके देखते हैं। ठीक है, सो यहां पे देखो हमने स्टूडेंट में क्या क्या बनाया हुआ है, नाम और रोल नंबर ही है हमारे पास। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी क्लास है। सो S1 का रोल नंबर सेट करते हैं। करेक्ट, लेट सेट इट टू 10। करेक्ट, ओके। अब S1 का वो भी सेट कर लेते हैं, नेम। सो लेट सेट इट टू हेलो, या रोहन वोहन कुछ लिख देते हैं। करेक्ट। अब एक बार हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं, इसको प्रिंट करते हैं नेम और रोल नंबर को। करेक्ट, ओके। सो इसको रन करता हूं, ये देखो। सो आ गया आपके पास, नेम इज रोहन एंड द रोल नंबर इज 10, जो हमने यहां पे सेट किया। ओके, अब ये आपका हो गया बेसिक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना और ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यूज को भरना। करेक्ट। इसके अलावा हम एक चीज और की बात कर चुके हैं कि ये बंदा अटेंडेंस भी मार्क कर सकता है। तो एक बार इससे अटेंडेंस भी मार्क करवा देते हैं। सेम तरीका है, S1 डॉट और फंक्शन को कॉल कर दो, तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये देखो अटेंडेंस लगा दी उसने, आई एम प्रेजेंट। ठीक है, सो एक तरीके से एक बहुत ही बेसिक सा अटेंडेंस मार्किंग सॉफ्टवेयर सा, मतलब बहुत ही बेसिक बना लिया है। सो ये सबको समझ आ गया है यहां तक जो डिस्कशन हुई है, स्टूडेंट क्रिएट करना और उसके अंदर वैल्यूज डालना, राइट? ओके, अब थोड़ी सी बात और करते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स की। याद है लास्ट टाइम बात की थी इनकी, बस बात ही करी थी, आज इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। सो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है। एक्सेस मॉडिफायर होता है टू कंट्रोल दी एक्सेस। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि यार देखो मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे स्टूडेंट की आप कह लीजिए स्टूडेंट की रोल नंबर को एक्सेस करे। ठीक है, मैं नहीं चाहता, आई डोंट वॉन्ट एनी वन टू एक्सेस द रोल नंबर। क्योंकि याद है ये ऐसे आपने स्टूडेंट तो बना रखा है, इसके अंदर इसके पास नाम है और रोल नंबर है और ये अटेंडेंस मार्क करता है। करेक्ट।
मैं नहीं चाहता कि रोल नंबर को कोई भी एक्सेस करे, तो मैं क्या करता था, मैंने आपको 4 एक्सेस मॉडिफायर बताए थे। एक है पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, और चौथा वाला डिफॉल्ट वाला बताया था कि अगर आप कुछ ना लिखो तो डिफॉल्ट होता है पैकेज प्राइवेट। इसको कुछ लोग इंडस्ट्री में फ्रेंडली भी बोलते हैं, ठीक है, इसको कभी कभी फ्रेंडली नाम से भी बोला जाता है। सो पब्लिक का मतलब होता है कि सब एक्सेस कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्राइवेट का मतलब होता है कोई एक्सेस नहीं कर सकता। प्रोटेक्टेड अभी नहीं, प्रोटेक्टेड आपको बोला था कि अभी आपको प्रोटेक्टेड और ये कुछ एक तरीके के लगेंगे, लेकिन प्रोटेक्टेड विल कम व्हेन वी स्टडी इनहेरिटेंस। सो अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। और पैकेज प्राइवेट होता है कि अगर मान लो आपके पास 2 पैकेजेस हैं, ठीक है, इस पैकेज के अंदर तो सब देख सकते हैं, दूसरे पैकेज के अंदर, मान लो इस पैकेज के अंदर मैंने बनाया स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, अभी मेरा कोई डिफॉल्ट पैकेज है जिसके अंदर स्टूडेंट प्रेजेंट है ना। अगर मैं एक और नया पैकेज यहां बना दूंगा, कोई पैकेज 2, ठीक है, तो दूसरे पैकेज के अंदर ये विजिबिलिटी स्टूडेंट की नहीं होगी। स्टूडेंट की अगर मैंने किसी भी प्रॉपर्टी को ये डिफॉल्ट कर दिया है, पैकेज प्राइवेट कर दिया है, तो दूसरा पैकेज उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो दिस इज ओनली विद इन द सेम पैकेज सब लोग उससे एक्सेस कर सकते हैं, दूसरे पैकेज में एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब दूसरे पैकेज के लिए वो प्राइवेट हो गया एक तरीके से, ठीक है। ओके, सो ये हम एक्सेस मॉडिफायर लगाते कैसे हैं, है ना। जैसे आपने लिखा था इंट रोल नंबर स्टूडेंट के ब्लूप्रिंट के अंदर, है ना। अभी तक तो ये कोई भी, मैंने यहाँ पे इससे पहले कुछ भी नहीं लिखा। तो एक्सेस मॉडिफायर इज इंटीजर, इंट, विंट, जो भी आप लिखोगे उसके पहले लिखा जाता है, करेक्ट। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां लिख दूंगा प्राइवेट, सो इसको कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। सो लेट्स सी ऐसा होता है कि नहीं। स्टूडेंट में जाएंगे, रोल नंबर के आगे लिख देंगे प्राइवेट। जैसे ही रोल नंबर हो जाएगा आपका प्राइवेट, ये देखो, ये जावा ने यही एरर मार दिया। मैंने जहां भी कोशिश करने की कोशिश की रोल नंबर को चेंज करने की, उसने कह दिया आप एक्सेस ही नहीं कर सकते सर। यहां मैं चेंज कर रहा हूं, मना कर दिया। यहां मैं बस देखना चाहता हूं, वो भी मना कर दिया। मतलब मेरे लिए आज से रोल नंबर का एक्सेस 0, क्योंकि रोल नंबर इज प्राइवेट। सिमिलरली अगर मैं पब्लिक कर दूंगा, तो इसको कोई भी बंदा विद इन द पैकेज, आउटसाइड द पैकेज, हर जगह देख सकता है, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टर्स की। तो कंस्ट्रक्टर शुरू करो, इससे पहले किसी को कोई डाउट है अभी तक? हैप्पी, दोनों क्लासेस इंटर रिलेटेड है, कौन सी दोनों क्लासेस? स्टूडेंट एंड आई, एक सेकेंड। ओके, सो यूजुअली पता है क्या रहता है, ये मैं तुम्हें बता देता हूं। अगर तुम ध्यान से देखोगे, तो मैंने आपको बता दिया ना यहां से आप नई क्लास बना सकते हो कैसे। तो एक क्लास जहां पे मेन रहता है ना, जहां पे भी मेन मेथड रहता है, हमेशा एक ही मेन मेथड रहता है, ठीक है, एक पैकेज के अंदर। तो जहां भी मेन मेथड रहता है ना, उसको कहते हैं ड्राइवर क्लास। ड्राइवर क्लास क्यों कहते हैं उसको? उसको ड्राइवर क्लास इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां से प्रोग्राम शुरू होगा जावा का, क्योंकि मेन मैंने बताया था सबसे पहले चलेगा। तो इस क्लास जिसके अंदर मेन पड़ा होता है ना, वहां से सब कुछ चलेगा, तो वो जो चला रहा है वो ड्राइवर है ना, तो इसलिए इसको ड्राइवर क्लास बोला जाता है। इसी के अंदर मैंने स्टूडेंट को क्रिएट किया है उसके ब्लूप्रिंट की मदद से, ठीक है हैप्पी। ऐसा कोई रिलेशन विलेशन नहीं है, बस ये ड्राइवर क्लास है क्योंकि यहां से शुरू होगा सब कुछ। ऐसे में जब भी क्या होगा कि आगे आप स्टूडेंट्स, इसके बाद टीचर, एग्जाम्स, बहुत सारे आप अलग अलग ब्लूप्रिंट्स तैयार कर सकते हो, लेकिन सबको आप यूज कहां करोगे? आप यूज करो ड्राइवर के अंदर, जहां यूज होने हैं वो, जहां पे प्रोग्राम चलेगा, करेक्ट, मेन ही तो चलता है। क्लियर है हैप्पी? ओके, सो अभी तक किसी को कोई डाउट नहीं है? क्लियर है सब? किसी को कोई भी डाउट? ओके,
सो अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टर्स की, ठीक है। सो कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया कि जब भी एक ऑब्जेक्ट, जब भी हम इंटीजर इंटीजर स्टोर करते हैं मेमोरी में, तो कंप्यूटर को पता है इंटीजर को कैसे हैंडल करते हैं ना, फ्लोट को कैसे हैंडल करते हैं, बुलियन को कैसे हैंडल करते हैं। उसको ये नहीं पता कि जिसका ब्लूप्रिंट मैंने तैयार किया है उसको मेमोरी में कैसे डाला जाएगा। तो कंप्यूटर तो कंफ्यूज हो जाता है, ये तो कुछ नया देख लिया कंप्यूटर ने, भाई मेरे को तो नहीं पता, कंप्यूटर बोलता है इसको कैसे डालते हैं, है ना, मेरे को समझ नहीं है इस बात की। तो इसलिए अब क्या होता है, एक चीज होती है जिसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर, जो जाता है मेमोरी वाली जगह में, जो मेमोरी में जगह न्यू ने आपको प्रोवाइड कर दी है ना, न्यू ने, वो जाता है उस जगह में और जाके आपके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है, ठीक है। सो अब आप बोलोगे सर कंस्ट्रक्ट, और मैंने आपको बताया था स्टूडेंट में ये कंस्ट्रक्टर है, ये आप बोलोगे सर लेकिन ये तो मैंने कहीं देखा ही नहीं, मेरे पूरे ब्लूप्रिंट में तो कंस्ट्रक्टर मैंने बताया ही नहीं, मैंने तो कहीं नहीं लिखा ना कि ये तो एक तरीके का एक फंक्शन ही नहीं दिख रहा आपको, स्टूडेंट और दो ब्रैकेट, ये तो कोई फंक्शन लग रहा है सर। तो आंसर इज कंस्ट्रक्टर इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन, ठीक है। और मेरे ब्लूप्रिंट में तो सिर्फ एक ही फंक्शन है अटेंडेंस का, सर कंस्ट्रक्टर का तो फंक्शन ही नहीं है, तो इसको कैसे पता चला कि कंस्ट्रक्टर है, इसको तो बोलना चाहिए था कि कंस्ट्रक्टर नहीं है ना। सो अगर आप कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बताओगे तो जावा एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपको प्रोवाइड करता है जिसको आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप नहीं बनाओगे कंस्ट्रक्टर तो भी जावा एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपको दे देगा जो आपके लिए आपके ऑब्जेक्ट को मेमोरी में बिठाएगा, ठीक है। तो जब मैंने ये लिखा था ना तो बेसिकली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया था। मैं चाहता तो अपने कंस्ट्रक्टर भी बना सकता था जो अभी हम बनाएंगे। सो कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट आपको अब हो गया होगा क्लियर, ठीक है। So new operator is used for creating objects while the constructor is used for the initialization of objects. Now all classes have at least one constructor, मतलब अब आपको लगेगा वन कंस्ट्रक्टर, तो द आंसर इज बहुत सारे कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं जो हम अभी देखेंगे, ठीक है। सो अगर आप जावा देखो, जावा कंपाइलर ऑटोमेटिकली प्रोवाइड्स अ नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर आल्सो कॉल्ड द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कॉन्सेप्ट अब समझ आ गया होगा आपको कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर का। छोटी सी एक बात सुन लो, जिस तरीके से कंस्ट्रक्टर होता है उसी तरीके से एक डिस्ट्रक्टर भी होता है। बात क्या होती है, डिस्ट्रक्टर का क्यों चाहिए आपको, डिस्ट्रक्टर आपके ऑब्जेक्ट को मेमोरी से वाइप आउट कर देता है, ठीक है। वाइप आउट क्यों करना है, ताकि वो मेमोरी आपको आगे फिर से अवेलेबल हो जाए किसी और काम के लिए। तो डिस्ट्रक्टर का काम ये है कि जब आपके ऑब्जेक्ट का काम खत्म हो गया है, मतलब अब आपको पूरे प्रोग्राम में वो कभी भी नहीं चाहिए, काम खत्म, तो वो उसको मेमोरी से निकाल देगा ताकि आगे जाके मेमोरी फिर अवेलेबल हो जाए आपको, है ना, जगह चाहिए हो तो। सो जो लोग सी सी प्लस प्लस बैकग्राउंड से हैं उन्हें पता होगा कि डिलीट, और जिन्होंने मैलॉक वेलॉक यूज किया होगा सी प्रोग्रामिंग वाले, तो यहाँ पे मेमोरी हैंडलिंग करनी नहीं आपको। जावा के अंदर एक गार्बेज कलेक्शन मैकेनिज्म होता है, ठीक है। वो क्या करता है कि जैसे ही आपका किसी भी चीज का काम खत्म हो जाएगा ना, जावा अपने आप आएगा, जैसे कचरा लेने आते हैं ना घर पे, आएगा, उठाएगा, ले जाएगा, आपको बताएगा भी नहीं, आपको कुछ करना ही नहीं है। मतलब जावा में कभी भी हमें डिस्ट्रक्टर तो क्रिएट ही नहीं करना होता, जावा सब खुद देखेगा। तो जावा इस सेंस में मच बेटर है बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से, बिकॉज आपको मेमोरी क्लीनिंग नहीं हैंडल करनी, जावा के अंदर डिफॉल्ट गार्बेज कलेक्टर है। ये बहुत बड़ी एडवांटेज है जावा की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि मैं कंस्ट्रक्टर्स बनवाऊं आपसे, किसी को कोई डाउट है कंस्ट्रक्टर के कॉन्सेप्ट के अंदर? ओके, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स की। मैंने आपको अभी बताया, मान लो ये आपका स्टूडेंट क्लास था, दिस इज योर क्लास, ठीक है, एक सेकेंड। सो दिस इज योर क्लास स्टूडेंट, करेक्ट। अब स्टूडेंट के अंदर अभी तक हमारा ब्लूप्रिंट कुछ इस तरीके का है,
और एक फंक्शन है अटेंडेंस का। मैंने आपको बोला कंस्ट्रक्टर इज अ फंक्शन, मतलब कि मैं उसको अटेंडेंस की तरह कहीं ना कहीं यहां पे डाल सकता हूंगा, है ना। सो आंसर इज दैट ओनली कि मैं कंस्ट्रक्टर को इसी ब्लूप्रिंट के अंदर डाल सकता हूं। मैं कंस्ट्रक्टर को यहां पे डाल दूंगा। अब कंस्ट्रक्टर की कुछ बातें सुन लो, कंस्ट्रक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। कंस्ट्रक्टर कोई मामूली फंक्शन नहीं है। सबसे पहली बात कंस्ट्रक्टर की, कंस्ट्रक्टर का जो फंक्शन का नाम होगा ना, जैसे यहाँ पे फंक्शन का नाम है अटेंडेंस, कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास का नाम होगा, यानी कंस्ट्रक्टर का नाम होगा ये। और ये ऑब्वियस हो गया होगा क्योंकि जब हमने लिखा था न्यू स्टूडेंट ऐसे, तो ये आपका कंस्ट्रक्टर था ना। तो ध्यान से देखो तो फंक्शन का नाम तो अब यहाँ पे स्टूडेंट ही है ना, तो कंस्ट्रक्टर का नाम आपकी क्लास का नाम होता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, गलती से भी कंस्ट्रक्टर जैसे आप यहां लिखोगे, अगर मैं बना रहा हूं तो अभी तक की बात हो गई कुछ ऐसी कि कंस्ट्रक्टर का नाम होगा क्लास का नाम और वो एक फंक्शन होगा। इसका एक्सेस मॉडिफायर गलती से भी प्राइवेट मत कर देना। प्राइवेट कर दोगे तो जब जावा उसे बिठाने के लिए बुलाएगा ना, भाई आजा ऑब्जेक्ट को मेमोरी में डाल दे, इनिशियलाइज कर दे, तो जावा कभी उसे देख ही नहीं पाएगा क्योंकि आपने उसे प्राइवेट कर दिया। बिकॉज इट इज प्राइवेट तो आपने उसका एक्सेस ही रोक दिया। तो नेवर मेक इट प्राइवेट, इट शुड ऑलवेज बी पब्लिक, विजिबल टू एवरीवन, विजिबल टू जावा। जो आपके पैकेज वैकेज सबसे बाहर बैठा है ना जावा की वर्चुअल मशीन, उससे कम्युनिकेशन हो पाए कंस्ट्रक्टर की, तो इट शुड ऑलवेज बी पब्लिक। ठीक है। दूसरा, अब आप बोलोगे सर वॉइड लिखूं कि क्या लिखूं कंस्ट्रक्टर के आगे, तो द आंसर इज कंस्ट्रक्टर का कोई टाइप ही नहीं होता भाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे कोई फंक्शन होता कि गेट अटेंडेंस करके कोई फंक्शन होता जो स्टूडेंट को उसकी करंट अटेंडेंस बता रहा होता, तो बेसिकली ये क्या बताता मुझे, अटेंडेंस। अटेंडेंस क्या है, एक नंबर, तो इसका टाइप होता है एक इंटीजर। इस तरीके का होता है फंक्शन, मतलब कोई टाइप होता ना इसका। कंस्ट्रक्टर का कोई टाइप नहीं होता। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर जब मैं लिखूंगा ना यहां पे, तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, पब्लिक स्टूडेंट और दो ब्रैकेट। ठीक है। आ जाओ कुछ कंस्ट्रक्टर्स बना लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा मेरा स्टूडेंट। अच्छा, और फंक्शन को अगर आपको क्रिएट करना हो तो यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखा, दो करली ब्रैकेट डाले और अंदर फंक्शन लिख दिया। ये तो आई होप सबको पता ही है, तो बेसिक, बिल्कुल बेसिक है। ओके, सो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। सबसे पहली बात क्या बोली थी, इट शुड बी पब्लिक। विजिबिलिटी आ गई कंस्ट्रक्टर की। कंस्ट्रक्टर का नाम शुड बी स्टूडेंट, द सेम एज द नेम ऑफ द क्लास। अब देखो, यहां तक मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया है। अब जब ये कंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ना, तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। मान लो अभी मैं यहां लिख देता हूं, यहां पे प्रिंट कर देता हूं स्टूडेंट क्रिएटेड स्लैश कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, इतनी सी बात लिख देता हूं। इस फंक्शन की खासियत ये है कि द मोमेंट आपने ये लाइन लिखी थी ना यहाँ पे, स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, उसी टाइम ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया होगा, क्योंकि जैसे ही उसने मेमोरी ढूंढी होगी उसने बोला होगा कंस्ट्रक्टर भाई आ जा, है ना। तो कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड इन दिस लाइन ओनली। आपको अलग से नहीं बुलाना होता, आप कंस्ट्रक्टर अलग से नहीं बुला सकते, अपने आप आएगा वो, आपको नहीं बुलाना, इट विल कम अपने आप। मूवमेंट मेमोरी इज देयर, इट विल कम अपने आप। सो कंस्ट्रक्टर इज नॉट कॉल्ड बाय यू, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कंस्ट्रक्टर अपने आप बुलाया जाता है। तो इसका एक डेमो देखते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करूंगा, बस एक स्टूडेंट क्रिएट करूंगा। ठीक है, लेट्स सी। ये देखो, मैंने तो कहीं पे कंस्ट्रक्टर नहीं बुलाया, लेकिन वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया अपने आप। ठीक है। राघव का एक डाउट आया है कि सर अगर हम पब्लिक नहीं लिखेंगे तो कंस्ट्रक्टर भी पैकेज प्राइवेट होगा। सो ही सेइंग कि सपोज आई डोंट राइट पब्लिक ओवर हियर। ठीक है, ही सेइंग इफ आई ओनली राइट स्टूडेंट ओवर हियर,
और मैं यहाँ पे आ जाता हूं और मैं इसको रन करता हूं तो भी ये चलेगा। रीजन बीइंग इट इज स्टिल इन द सेम पैकेज, आई एम स्टिल इन द डिफॉल्ट पैकेज। ठीक है राघव, इट विल स्टिल वर्क बिकॉज आई एम इन द सेम पैकेज। द मोमेंट आई एम इन सम अदर पैकेज इश्यू हो जाएगा, मतलब स्टूडेंट इस पैकेज में है लेकिन आप स्टूडेंट क्रिएट किसी और पैकेज में कर रहे हो, तब वो बोलेगा भाई ये क्या हो रहा है, मैं नहीं बना सकता। अगर आप इसको डिफॉल्ट मोड पे छोड़ दोगे कंस्ट्रक्टर को, कुछ पब्लिक या नहीं लिखोगे, क्योंकि प्राइवेट प्रोटेक्टेड तो नहीं लिखना है, ठीक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का एक्सेस देना है सबको, क्योंकि कंस्ट्रक्टर नहीं होगा तो कभी बन ही नहीं पाएगा वो। सो अगर आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो वो डिफॉल्ट हो जाएगा, और डिफॉल्ट इज विद इन द पैकेज। सो विद इन द पैकेज तो देखो कोई इशू नहीं आ रही है, लेकिन जैसे ही आप ये स्टूडेंट किसी और पैकेज में क्रिएट करोगे तो वो एरर मार जाएगा, वो बोलेगा कि भाई आई कैन नॉट सी द कंस्ट्रक्टर, क्योंकि आई एम नॉट इन द पैकेज जहां पे आपने इसका ब्लूप्रिंट बनाया है। ठीक है, सो वो इशू आएगा, तो इसीलिए ये हम क्लास हर जगह यूज कर पाए, सो आई विल राइट पब्लिक सो दैट एवरीवन कैन सी इट। क्लियर राघव? ओके, नाउ वी गो अहेड विथ इट। ठीक है, अब एक बात सुन लो, गलती से भी अगर आपने, चलो ये मैं एक सेकंड में बताता हूं, पहले एक बात और बता देता हूं कि ये आपका कंस्ट्रक्टर है अभी तक, है ना, लेकिन अभी तक आप रोल नंबर वगैरह सेट कैसे कर रहे थे, कुछ इस तरीके से s1 डॉट रोल नंबर इक्वल टू 10, फिर आप करते थे s1 डॉट नेम इज इक्वल टू रोहन। अभी तक तो भाई ये काम था, सब कुछ मैं यहां पे कर रहा था। अगर सोचो मेरे पास कुछ ऐसा तरीका हो कि मैं ये सब अलग से ना करूं, से डॉट लगा के बार बार ना करूं, सीधा जैसे ही स्टूडेंट बने उसी टाइम में उसको वैल्यू दे दूं कि भाई इसकी वैल्यू ये है ना, भाई मेरे को नया स्टूडेंट बनाना है जिसका नाम ये, क्योंकि कंस्ट्रक्टर तो आपका स्टूडेंट बना ही रहा है ना, और जब कंस्ट्रक्टर आपका स्टूडेंट बनाता है तो वो डिफॉल्ट वैल्यू डाल देता है प्रॉपर्टीज की। सोचो अगर मैं कंस्ट्रक्टर को ही बता दूं कि अरे भाई सुन डिफॉल्ट मत डाल, मैं तेरे को बता रहा हूं क्या डाल, तू नाम लिख रोहन और तू रोल नंबर डाल दे 10, कुछ इस तरीके से इस फंक्शन के अंदर ही भेज दूं किसी तरह, तो मुझे क्या करना होगा, मैं एक नए तरीके का, मैं बहुत तरीके के कंस्ट्रक्टर बना सकता हूं, एक और कंस्ट्रक्टर बना सकता हूं, लेकिन इस कंस्ट्रक्टर का जो फंक्शन होगा ना, इसके अंदर मैं एक स्टूडेंट का नेम और स्टूडेंट का रोल नंबर ले सकता हूं। समझ रहे हो? तो जब आप ये एक नया ऑब्जेक्ट बनाया ना आपने यहां पे, जैसे आपने नया बनाया, उस जावा ने देखा कि आप जिस कंस्ट्रक्टर को बुला रहे हो ना, वो दो वैल्यूज लेता है, उसको नाम और एक नंबर दिया जाता है, तो जावा आपके कंस्ट्रक्टर्स की लिस्ट पे आएगा, यहाँ पे दो कंस्ट्रक्टर है, वो बोलेगा अच्छा 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 आप शायद इस वाले की बात कर रहे हो, एक स्ट्रिंग और रोल नंबर दोनों चाहिए, तो जावा मैच कर लेगा कि कौन से वाले कंस्ट्रक्टर की बात हो रही है, और यहां पे मैं कुछ इस तरीके का लिख सकता हूं। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि ये वाले जो बंदे हैं ना, अच्छा और एक बात और सुन लो, मान लो ये अगर प्राइवेट होता, ठीक है, नाम वाम, तो भी ये जो फंक्शंस इस डब्बे के अंदर है ना, इनको तो ये दिखेगा ही दिखेगा, इस डब्बे के बाहर किसी को नहीं दिखेगा। ठीक है, प्राइवेट लिखने से इस डब्बे के अंदर की फंक्शनैलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये लोग फिर भी उसे देख पाएंगे। अच्छा, अब ये देखो मैंने क्या किया, मैंने इसकी प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज कर दिया थ्रू वैल्यूज पास्ड बाय द यूजर। ठीक है, तो जब ये देखो इसका फ्लो कैसा बैठा होगा, जब मैंने ये किया होगा ना, तो सबसे पहले नई न्यू से मेमोरी एलोकेट हुई होगी, उस मेमोरी का नाम होगा मतलब उस मेमोरी को देख रहा होगा S1, और जो कंस्ट्रक्टर जो बंदा उसे बनाएगा उस वो बंदा होगा जो दो वैल्यूज लेता है। यहां पे मेरे पास दो बंदे हैं बनाने वाले, एक है जो कुछ भी नहीं लेता
और एक है जो दो चीजें लेता है। तो जावा अपने आप देख लेगा कि अच्छा मुझे उसको बुलाना है जो दो चीजें लेता है, और फिर वो उसको बुला लेगा। सो अब हम करके देखते हैं। करेक्ट। ओके, सो लेट्स सी द आउटपुट। देखो सेट हो गया ना, रोहन और 10, कोई इशू नहीं आया। सो ये एक तरीका है नया कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने का। ऐसे ही आप कितने भी टाइप के कंस्ट्रक्टर्स को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, कितने भी टाइप के कंस्ट्रक्टर्स को क्रिएट कर सकते हो। ओके, और उसके अंदर आप कुछ भी पास कर सकते हो। एक मैं आपको टास्क दे रहा हूं, ये आप करोगे, ये मैं करके नहीं दिखाऊंगा। आप एक कंस्ट्रक्टर बनाओगे, इसको घर पे ट्राई करना। आप एक कंस्ट्रक्टर बनाओगे जिसके अंदर आप एक और स्टूडेंट ही ले लोगे, स्टूडेंट एस, ठीक है, और आप क्या करोगे, इसके नाम और रोल नंबर को इस एस वाले के नाम और रोल नंबर के बराबर कर दोगे। तो एक मैं करके दिखा देता हूं सिंपल सा, कि रोल नंबर को अगर मुझे एस का रोल नंबर बनाना हो तो एस डॉट रोल नंबर से मैं कर सकता हूं कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ। सो इसी तरीके से आपको ये करना है। घर जाके एक बार आप इसको भी बना लेना। इसको पता है क्या कहते हैं, इसको, कि मैं अगर किसी और स्टूडेंट की डिटेल्स को अपने स्टूडेंट में कॉपी कर रहा हूं तो इसको कहा जाता है, एक नाम है इसका कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ओके अमित, प्राइवेट वाला फिर से बता दूं। अमित प्राइवेट वाला मैंने ये बोला था कि देखो, ये जो मैंने बताया था ना कि प्राइवेट वो होता है जिसको कोई नहीं देख सकता, जिसका एक्सेस ही रोक दिया मैंने, करेक्ट। कि जैसे अगर मैंने इस रोल नंबर को प्राइवेट कर दिया, जैसे ही मैंने इस रोल नंबर को प्राइवेट किया, इसने यहां पे मुझे एरर दे दिया कि भाई रोल नंबर प्राइवेट है, सो यू कैन नॉट एक्सेस द रोल नंबर। मैंने कहा भाई ठीक है, लेकिन ध्यान से देखो, तो ये जो फंक्शंस है ना इसके अंदर, जैसे कि अटेंडेंस ले लो, ठीक है, सो ये जो फंक्शंस यहां पे इस स्टूडेंट क्लास के अंदर ही लिखे गए हैं ना, ये जो रोल नंबर के साथ बैठे हुए फंक्शंस हैं, इनके लिए रोल नंबर प्राइवेट नहीं है। ये लोग रोल नंबर को एक्सेस कर सकते हैं। ये देखो, ये रोल नंबर को एक्सेस कर सकता है, ठीक है, इसको कोई इशू नहीं आएगा। इट इज जस्ट वॉट एवर इज आउटसाइड दिस स्टूडेंट, इस स्टूडेंट के बाहर जो भी होगा ना, उसके लिए ही ये प्राइवेट प्राइवेट चलते हैं। इस स्टूडेंट के अंदर अंदर कुछ नहीं चलता, ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, सो मैंने बताया आपको कंस्ट्रक्टर तीनों तरीके के। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इज जिसके अंदर मैंने वैल्यूज डाली थी एक दो, है ना। नॉन पैरामीटराइज्ड इज वो जैसे डिफॉल्ट होता है जो कुछ भी नहीं लेता, पैरामीटराइज जो कुछ लेता है, और डिफॉल्ट होता है अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो जो चल जाएगा वो डिफॉल्ट है, जो बता दिया मैंने। अब ना एक बात सुन लो, मान लो मैंने कुछ ऐसा क्रिएट किया, मैंने एक कंस्ट्रक्टर दे दिया जो कुछ लेता है, इसको कहते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ये कुछ लेता है, और मैं यहां पे कुछ ना भेजूं, तो आपको लगेगा सर अब पता है क्या होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई बंदा जो कुछ ना ले तो यहां पे है ही नहीं, तो शायद ये डिफॉल्ट वाले को बुलाएगा। आंसर इज नो। जिस मोमेंट पे आपने यहाँ पे एक भी बंदा दे दिया ना कंस्ट्रक्टर, जावा बोलेगा डिफॉल्ट वाले तो मैं भेजूंगा ही नहीं, क्योंकि आपने अपना बना लिया। तो यहां पे तो ऐसा कोई है ही नहीं ना जो कुछ ना ले, तो इसीलिए जावा ने दे दिया एरर। क्लियर है ये किसी को, सबको। जावा ने बोला कि अगर आपने एक भी कंस्ट्रक्टर बना लिया ना तो मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं भेजूंगा, अगर कुछ भी नहीं होगा तभी मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भेजूंगा। तो अगर आप यहाँ पे कुछ ना भेजने वाला कंस्ट्रक्टर बुला रहे हो तो आपको यहाँ पे कुछ ना भेजने वाला कंस्ट्रक्टर ब्लूप्रिंट में भी देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही आप कुछ दे दोगे तो यहां से एरर हट जाएगा। क्लियर है ये सबको, चैट में बता दो एक बार। ऐसे नेम मतलब गुंजन, आई डेंट गेट योर डाउट। हाँ हाँ ओके,
ऐसे में जैसे अभी मैंने किया, यस दे विल बी सेट टू द डिफॉल्ट वैल्यूज ओनली गुंजन, दे विल बी सेट टू डिफॉल्ट विच इज 0 एंड नल, यू आर करेक्ट। इस सिचुएशन में हैप्पी मैंने ये बोला है, हैप्पी मैंने ये बोला है कि देखो अभी मैंने एक स्टूडेंट बनाया, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर कौन है, ये बंदा है मेरा कंस्ट्रक्टर जो मैंने हाईलाइट किया है। अब ये कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन ही तो है, लेकिन ये फंक्शन कोई भी वैल्यू लेता नहीं है ना। ये कंस्ट्रक्टर ये रहा मौजूद है मेरे पास, तो ये बंदा कॉल हो जाएगा। अगर मैं यहां पे दो वैल्यूज को पास कर देता, कुछ भी दो वैल्यूज को पास कर देता, तो उस सिचुएशन में ये वो कंस्ट्रक्टर है जो कुछ लेता है, तो ये वाला बंदा नहीं, ये वाला बंदा कॉल हो जाता। यहां तक तो सब क्लियर है। लेकिन मान लो कि मैं उस बंदे को बुलाऊं जो कुछ नहीं लेता, और अभी तो ये बंदा यहां पे प्रेजेंट है, लेकिन अगर ये बंदा प्रेजेंट ना हो तो जावा बोलेगा कि भाई ऐसा कोई बंदा है ही नहीं, तो तू बुला किसे रहा है। अभी तक जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में बनाया था तब भी ये बंदा प्रेजेंट नहीं था, लेकिन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा था। वो इसीलिए हो रहा था क्योंकि कोई भी नहीं था। अगर आपने एक भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया है, एक भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया है, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अलाउड नहीं है। ठीक है, क्लियर है आपकी? ओके, कोई डाउट हो, अगर अभी भी कुछ डाउट हो यू कैन पिंग मी, कुछ भी हो हम क्लियर करेंगे इसको। ठीक है, सो अभी के लिए क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर। ओके, सो एरर हट जाएगा, फाइन। सो लेट्स गो अहेड। ठीक है, कंस्ट्रक्टर्स पढ़ लिए। ये देखो, यही मैं बता रहा था, अलग 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 टाइप के कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। अब यहां पे इसने वो कंस्ट्रक्टर बुलाया है जो कुछ भी नहीं लेता, तो वो इस वाले को जाके beginnersbook.com को कॉल कर देगा। अब हम बात करेंगे आर्ग्यूमेंट पासिंग की। ये थोड़ा सा एक नया टॉपिक है, सो इसकी डिस्कशन करेंगे हम। ठीक है, जावा में आर्ग्यूमेंट पासिंग क्या है, कैसे चलती है, क्या सीन क्या है इसका। ठीक है, देखो क्या होता है, मान लो कि आपका एक मेन फंक्शन है। ठीक है, इसके अंदर आपके पास आर्ग्यूमेंट्स हैं, करेक्ट। यहां पे आपने मेन के बाहर एक फंक्शन बनाया हुआ है, मान लो F1 भी नहीं, चलो एक फंक्शन आपने बनाया हुआ है स्वॉप। फंक्शन क्या बनाया हुआ है, स्वॉप। ठीक है, ये दो चीजें लेता है, एक इंटीजर a लेता है और एक इंटीजर b लेता है, और करता कुछ नहीं है। करता क्या है, दोनों को स्वॉप कर देता है, मतलब अदला बदली कर देता है दोनों की वैल्यूज की। देखो कुछ इसी तरीके से करोगे ना तुम, वैल्यूज को स्वॉप। किसी को इस बात में डाउट है कि स्वॉप कैसे करते हैं, स्वॉप क्या लॉजिक क्या होता है, किसी को इसमें तो डाउट नहीं है? डाउट है किसी को तो अभी पूछ लो, कोई उसकी बात नहीं है। किसी को भी डाउट है कि हाँ यार स्वॉप, मुझे नहीं पता स्वॉप कैसे होगा, किसी को भी? कोई कोई भी ऐसा है जिसको नहीं आता तो अभी बता दो। सबको आता है, चलो ठीक है। सो सो ये चीज स्वैप करेगी। अब मैं मान लो मेन के अंदर से बुला देता हूं, यहां पे मैं मेन के अंदर अपने दो इंटीजर्स बनाता हूं, i इज इक्वल टू 10 और एक बनाता हूं j इज इक्वल टू 20। और ना मैं क्या करूंगा, मैं स्वैप कर दूंगा i और j को। ठीक है, इसके बाद मैं प्रिंट कर दूंगा i को और j को। ठीक है, प्रिंट कर दूंगा दोनों को। सो दिमाग ये कहता है, दिमाग ये कहता है कि अरे स्वैप बेसिकली स्वैप ही तो कर रहा है। तो दिमाग ये कह रहा है कि अब जब प्रिंट करूंगा ना तो आई की वैल्यू हो जाएगी, अभी के लिए देखो क्या है, स्टार्टिंग में आई की वैल्यू है 10, जे की वैल्यू है 20। स्वैप होने के बाद आई की वैल्यू हो जानी चाहिए थी 20
और जे की वैल्यू हो जानी चाहिए थी 10। दिमाग तो यही कहेगा कि जब मैं यहां पे प्रिंट करूंगा तो ये होगा, क्योंकि फंक्शन ने तो स्वैप कर दिया। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि क्या होता है, दो तरीके की फंक्शन की कॉलिंग होती है। एक होती है कॉल बाय वैल्यू और एक होती है कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू का मतलब ये होता है कि जब आप इसमें आई और जे भेजोगे ना ऊपर, तो वो ये मेमोरी में कहीं पे आई और जे था है ना, तो वो इसको यूज नहीं करेगा, वो अपने दो नए डब्बे बना लेगा जिनका नाम वो रखेगा ए और बी, जैसे यहां रखा हुआ है ए और बी। इसमें वो इनकी वैल्यूज को कॉपी कर लेगा और वो इनको स्वैप कर देगा। ध्यान से देखो, इस पूरे प्रोसीजर में आई और जे टच हुए? आंसर इज नो, आई और जे तो टच ही नहीं हुए। उसने तो अपनी दो नई जगहें बना ली, उसमें स्वैपिंग कर दी। आई और जे तो नीचे टच ही नहीं हुए, उसने तो आई और जे की बस वैल्यूज को कॉपी कर लिया। तो आई तो अभी भी 10 है और जे तो अभी भी 20 है। तो ये जो सिचुएशन होती है ना, जहां पे कॉपी बनाता है और फिर उस कॉपी पे काम चलता है, इसको कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है? कॉल बाय रेफरेंस का मतलब होता है कि जब मैंने आई और जे भेजे ना ऊपर, तो उसने ए और बी नई जगहें नहीं बनाई, उसने आई का ही नाम रख दिया ए, मतलब इस जगह का नाम, दो नाम हो गए इस जगह के, ठीक है। ए इसका पेट नेम हो गया एक तरीके से, और जे का पेट नेम रख दिया बी। तो मतलब अब आई और ए एक ही हैं और जे और बी एक ही हैं, ध्यान से देखो, ठीक है। सो अब जो भी स्वैपिंग हो जाएगी ना, वो असली आई और जे पे हो जाएगी। ए और बी की कर रहे थे, लेकिन आई और ए अब एक ही थे, तो असली में हो जाएगी स्वैपिंग, ठीक है। तो जब असली में हो जाएगी ना, एक ही मेमोरी पे जब काम हो रहा हो, तो उसको कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस। जावा में कॉल बाय रेफरेंस है ही नहीं। जावा में हर चीज कॉल बाय वैल्यू है। मतलब अगर मैं जावा में ये फंक्शन लिख रहा हूं ना, तो एक्चुअली ये हो रहा होगा, आई और जे होंगे 10 और 20, और वो नई लोकेशन बनाएगा ए और बी की। जावा में ये होगा हमेशा, इसको आप रोक नहीं सकते, ये आपके हाथ में नहीं है। वो इस मेमोरी पे काम करेगा, वो असली आई और जे को तो टच ही नहीं करेगा। लेकिन 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 मान लो मैंने एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया था, ठीक है, और ये इंटीजर ना होके स्टूडेंट ए होता और ये स्टूडेंट बी होता, ठीक है। उस केस में क्या होता, वो इनडायरेक्टली कॉल बाय रेफरेंस होता है। उसकी मैं बात आपसे आगे करूंगा जब मैं पॉइंटर मैकेनिज्म इन जावा की बात करूंगा, ठीक है। ओके अनुर, अगर तुम्हें स्वैप्ड रिजल्ट प्रिंट करवाना हो तो तुम्हें वो ऊपर स्वैप में ही कराना पड़ेगा, जहां पे ए और बी प्रेजेंट है, क्योंकि काम तो ए और बी पे ही होगा ना, तो वो ऊपर ही हैंडल करो जो करना है, ठीक है। ओके, तो इसकी इस केस में क्या होगा, जब मैं एक ऑब्जेक्ट भेजूंगा, क्योंकि देखो, अगर मैं इंट फ्लोट और ये सब भेजूंगा, ये सब तो डीप मतलब प्रिमिटिव है, तो है ही, कंप्यूटर को पता है। जब मैं अपने बनाया हुआ बंदा भेजूंगा ना स्टूडेंट, तब क्या होगा इसकी मैं बात करूंगा आगे, क्योंकि होगा वो भी कॉल बाय वैल्यू, लेकिन क्या होगा इसकी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। इसके बाद एक कीवर्ड होता है जिसको हम कहते हैं दिस कीवर्ड, ठीक है। दिस कीवर्ड का क्या मतलब होता है, ये देखते हैं। मान लो इस केस में मैंने जो यहां पे कंस्ट्रक्टर बनाया था, इसमें मैंने दो चीजें भेजी थी, करेक्ट। मान लो कि मैंने कुछ कर दिया इस तरीके का, मैंने इन आर्ग्यूमेंट्स का नाम रख दिया नेम और रोल नंबर, क्योंकि मैं यहां से भेज क्या रहा हूं, मान लो मैं यहां से भेजता हूं रोहन और रोल नंबर भेजता हूं 10, है ना। मैं भेज क्या रहा हूं, नेम और रोल नंबर। तो मैंने यहां पे भी फंक्शन के अंदर लिख दिया नेम और रोल नंबर, ये तो मैं कुछ भी लिख सकता हूं, मेरी मर्जी। तो जावा ना इस मोमेंट पे कंफ्यूज हो गया कि ये वाला नेम और ये वाला नेम, दो जगह नेम आ गया ना, एक तो प्रॉपर्टी है और एक फंक्शन के अंदर आया है, बाहर से कंस्ट्रक्टर लेके आया है। सो इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, कीवर्ड होते हैं हमारे पास जिसका नाम होता है दिस। मैं लिख सकता हूं दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, और ये लिख दूंगा रोल नंबर। भाई पता है हुआ क्या यहां पे, दिस एक कीवर्ड होता है
जो आपके करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। दिस डॉट नेम का मतलब पता है क्या हो रहा होगा बेसिकली, यहां पे स्टूडेंट बनाया था ना S1, ये S1 मैं यहां पे कैसे देखूं, तो दिस का मतलब होता है यही S1 जिसकी बात हो रही है, जिसने कंस्ट्रक्टर को बुलाया है ना, उसकी बात हो रही है। दिस इज द पर्सन हु कॉल्ड द कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर किसने बुलाया? S1 ने। तो दिस डॉट नेम का बेसिकली मतलब हो गया S1 डॉट नेम। ठीक है, तो S1 डॉट नेम इज वट एवर द नेम यू पास्ड। तो इसको कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल हाइडिंग। मतलब ये जो है ना, ऊपर भी नेम था और नीचे भी नेम था, तो इसने इस वाले को छुपा दिया ताकि वो इसको एक्सेस कर सके। ठीक है, अब इसको एक बार चला के देखते हैं। देखो, नेम रोहन, वेरिएबल रोल नंबर 10। तो दिस का मतलब होता है दिस इज अ रेफरेंस टू द पर्सन हु कॉल्ड द कंस्ट्रक्टर। दिस इज द रेफरेंस टू द करेंट ऑब्जेक्ट जिसकी बात हो रही है। ठीक है, दिस का मतलब होगा, जैसे इस केस में S1 ने बुलाया है ना सबसे पहले, तो दिस का मतलब हो जाएगा S1 डॉट नेम। अगर ये S1 के लिए कॉल होगा, तो जिसके लिए कॉल, जो ऑब्जेक्ट इसको कॉल कर रहा होगा ना फंक्शन को, दिस का मतलब वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां पे इस फंक्शन को कॉल किया S1 ने, तो दिस का मतलब है S1, यानी S1 डॉट नेम इज इक्वल टू ये वाला नेम जो यहां पास हुआ है, ताकि जावा को कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने दिस लगा दिया। ठीक है, इसके अलावा दिस की बहुत सारी यूजेस होती हैं, इसको आप इंटरनेट पे रीड करके आना, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। जैसे रोल नंबर ऊपर भी है और रोल नंबर यहाँ नीचे भी है, तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना जावा को। अगर मुझे ये प्रॉपर्टी वाले रोल नंबर को एक्सेस करना है, तो मैं लिखूंगा दिस डॉट रोल नंबर, इससे ये वाला रोल नंबर एक्सेस हो जाएगा, इज इक्वल टू रोल नंबर से ये वाला रोल नंबर एक्सेस होगा राइट पे। ठीक है, दिस डॉट रोल नंबर से प्रॉपर्टीज को एक्सेस किया जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल हाइडिंग। ओके, तो मैंने आपसे बात की थी कि हम एक और तरीके से आगे जाके इनपुट लेंगे जो अभी तक हमने नहीं किया था। ठीक है, इससे पहले कि मैं स्कैनर इनपुट को शुरू करूं, किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट है किसी को? ओके, तो स्कैनर क्या होता है? स्कैनर जैसे आपके प्रिंटर के ऊपर लगा होता है ना स्कैनर, जैसे आपके प्रिंटर के ऊपर लगा होता है ना स्कैनर, उसी तरीके का एक स्कैनर जावा देता है, जो कुछ भी स्कैन कर सकता है। आपका इनपुट भी स्कैन कर सकता है, किसी फाइल को कंप्यूटर में भी स्कैन कर सकता है, वो कुछ भी स्कैन कर सकता है। बाइट स्कैन कर सकता है आपके। अभी मैं आपको आगे जाके, जब आप जावा थोड़े कर लोगे, तो आपको पता चलेगा कि वो बाइट्स को भी स्कैन कर सकता है डायरेक्टली फ्रॉम इंटरनेट, पार्सिंग वार्सिंग भी कर सकते हैं, बहुत कुछ है स्कैनर के अंदर। ठीक है, सो स्कैनर एक जावा ने आपको बना के दे दिया, जैसे हम अभी तक स्टूडेंट टीचर वीचर बना रहे थे ना, तो स्कैनर एक ऑब्जेक्ट ही तो है स्कैनर, जैसे प्रिंटर पे लगा हुआ स्कैनर, तो स्कैनर एक ऑब्जेक्ट है। एक तो स्कैनर एक क्लास है, ठीक है, जिसका आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ऑब्वियसली स्कैनर एक ब्लूप्रिंट है जो जावा ने बना के आपको दे रखा है पहले से ही, ताकि आप उससे, अभी के लिए तो हम जो बात करेंगे, इनपुट ले सको। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्कैनर की ऑब्जेक्ट कैसे बनाऊंगा मैं। ठीक है, सो अब स्टूडेंट की बात हो गई। सो ये देख रही हो पहली लाइन, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। जैसे हम लोग सी सी प्लस प्लस में करते हैं ना, इंक्लूड stdio डॉट एच, इंक्लूड कौन सा करते हो तुम, आईओ स्ट्रीम, है ना, वो सारे जो होते हैं इनपुट आउटपुट वगैरह के लिए, उसी तरीके से अगर मुझे किसी क्लास को इंपोर्ट करना है ना, तो वो यहां पे पड़ी है जावा डॉट यूटिल, ये पैकेज है, डॉट स्कैनर। जैसे कि अगर मेरे को स्टूडेंट ढूंढना हो ना, तो वो होगा क्लासेस अंडरस्कोर एंड अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स डॉट डिफॉल्ट पैकेज डॉट स्टूडेंट, ये इसकी लोकेशन है। उसी तरीके से जावा डॉट यूटिल इसका पैकेज है, यानी कि ये वाली जगह, और यहाँ पे स्टूडेंट है तो वहां पे स्कैनर है। तो जावा जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, उस स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लिया मैंने, मतलब अब मेरे पास उस क्लास आ गई है। मतलब जैसे यहाँ पे अभी दो क्लासेस है ना, ड्राइवर क्लास और स्टूडेंट, ये इंपोर्ट करने के बाद तुम्हें दिख नहीं रहा है, लेकिन एक स्कैनर नाम की क्लास भी आ गई है।
कैसे पता चलेगा? देखो स्टूडेंट तो मुझे दिख रही है तो मैं बना पा रहा हूं, स्कैनर नहीं दिख रही लेकिन मैं बना पाऊंगा क्योंकि मैंने इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया स्कैनर का जो कंस्ट्रक्टर है ना, ये जो स्कैनर का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, अब तो क्लियर हो गया होगा, अब तो समझ आ रहा होगा आपको, अरे हाँ न्यू स्कैनर से क्या हो रहा है, नया स्कैनर कंस्ट्रक्ट हो रहा है। ये जो कंस्ट्रक्टर है ना, ये कुछ लेता है, ये खाली नहीं रहता, क्योंकि मैंने आपको बताया स्कैनर बहुत कुछ स्कैन करता है, सिर्फ इनपुट स्कैन नहीं करता, बहुत कुछ स्कैन कर सकता है। तो मुझे सिर्फ बताना पड़ेगा ना कि भाई मुझे सिस्टम डॉट इन, मुझे सिस्टम का इनपुट स्कैन करना है, तो मैंने इसके ब्रैकेट में बता दिया कि भाई सिस्टम डॉट इन यानी इनपुट को स्कैन कर। ठीक है, ओके, अब वो तैयार हो गया है। अब क्योंकि स्कैनर बेसिकली है क्या है, तो वो स्कैनर कुछ इस तरीके का बंदा, स्कैनर एक क्लास ही तो है, एक ब्लूप्रिंट ही तो है, और मैंने अभी अभी क्या किया, मैंने स्कैन नाम का एक ऑब्जेक्ट ही क्रिएट कर लिया, तो मेरे पास उस ब्लूप्रिंट के सारे मेथड्स होंगे। तो स्कैनर ने क्या क्या मेथड्स दिए हुए हैं, फंक्शनैलिटी आपको दी हुई है, उसकी बात कर लेता हूं। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस है स्कैनर के पास, ठीक है, तो उन फंक्शंस की बात करते हैं। सबसे पहला फंक्शन जो स्कैनर के पास है उसका नाम है नेक्स्ट इंट। ये क्या करता है, आप इनपुट दोगे ना, उसमें से जो भी अगला इंटीजर होगा उसको निकाल लेगा। अच्छा, एक बात बताता हूं, सॉरी, मान लो आपने इनपुट कुछ ऐसा दिया, माय नेम इज रोहन, इसके अंदर ये दिख रहा है आपको ब्लैंक स्पेस, ठीक है, इवन आपने यहां पे जाके एंटर मारा तो ये एक एंटर, इन सबको बोला जाता है वाइट स्पेसेस। क्या बोला जाता है? वाइट स्पेसेस। स्कैनर क्या करता है, स्कैनर को ना, जब मैं इनपुट देता हूं ना तो स्कैनर बोलता है दिस इज, ये सब जो वैल्यूज आपने भेजी है ना, वैल्यूज, इन सबको स्कैनर बोलता है टोकन्स। ये स्कैनर के लिए है टोकन 1, ये है स्कैनर के लिए टोकन 2, इज होगा स्कैनर के लिए टोकन 3, रोहन होगा स्कैनर के लिए टोकन 4। तो द मोमेंट मैं नेक्स्ट इंट लिखता हूं ना, नेक्स्ट इंट, वो, और अभी आपका स्कैनर कहां पे होगा, स्कैनर एक पॉइंटर है, स्कैनर है ना, मशीन होती है, कहीं से तो शुरू करेगी स्कैनिंग, तो यहीं से शुरू करेगी। तो सबसे पहले वो ना पहला का टोकन बाय टोकन रीड करेगी, पहले वो टोकन 1 रीड करेगी, फिर वो टोकन 2 रीड करेगी, फिर 3, फिर 4। सो द मोमेंट आई राइट नेक्स्ट इंट, ठीक है, द मोमेंट आई राइट नेक्स्ट इंट, तो वो पहला टोकन उठा लेगी विच इज माई, तो इस केस में तो इंटीजर है नहीं, तो वो एरर दे देगा। ठीक है, मान लो मैं ऐसा कुछ इनपुट देता 10 स्पेस 20 स्पेस 30, तो ये पहला टोकन है, ये दूसरा टोकन है, ये तीसरा टोकन है। ठीक है, जब मैं लिखूंगा नेक्स्ट इंट तो वो 10 उठा लेगा, क्योंकि 10 इज द नेक्स्ट टोकन अवेलेबल। एक बार 10 को रीड कर लिया, मैं फिर से बोलता हूं नेक्स्ट इंट, तो वो अगला टोकन यानी कि 20 उठा लेगा। जब मैं फिर से बोलूंगा नेक्स्ट इंट तो वो 30 उठा लेगा। ठीक है, तो 3 बार नेक्स्ट इंट बोलूंगा तो वो तीनों उठा लेगा। ओके, इसी तरीके से आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है नेक्स्ट फ्लोट, अगर आपको कोई डेसिमल नंबर या कुछ उठाना है। ठीक है, ये तो हो गई बेसिक। इसके अलावा स्कैनर के पास दो मेन फंक्शंस होते हैं जिसमें लोगों को होती है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। पहला फंक्शन है डॉट नेक्स्ट, ठीक है, और दूसरा फंक्शन है डॉट नेक्स्ट लाइन। दोनों में क्या फर्क है? मान लो आपने इनपुट दिया है माय नेम इज रोहन, डॉट नेक्स्ट क्या करता है, अब यहां पे होगा आपका स्कैनर स्टार्टिंग में, डॉट नेक्स्ट क्या करता है, अगला टोकन उठा लेता है, तो नॉट डॉट नेक्स्ट जाएगा और माई उठा लेगा। जैसे ही वो कोई स्पेस वेस देखेगा, या मतलब एक टोकन ही उठाएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट बोलेगा, एक टोकन उठा लिया, मेरा काम खत्म, मेरे को कुछ नहीं करना। ठीक है, सो जैसे ही वो व्हाइट स्पेस देखेगा वो रुक जाएगा। मतलब अगर मैं ऐसा कुछ लिखूं ना कि स्ट्रिंग इनपुट इज इक्वल टू स्कैन डॉट नेक्स्ट, ठीक है, और मैं ये इनपुट भेजूं माय नेम इज रोहन,
तो पता है इनपुट, इस वाले इनपुट वेरिएबल के अंदर क्या आएगा मेमोरी में, इसके अंदर आएगा माय, क्योंकि उसने व्हाइट स्पेस देख ली, उसने स्पेस देखी, उसने कहा मैं नहीं कर रहा। जबकि नेक्स्ट लाइन पता है क्या करता है, नेक्स्ट लाइन पूरा जितना भी इनपुट होगा ना, जब तक आपने क्या नहीं मारा एंटर, वो एंटर तक सब कुछ उठा लेगा। मतलब अगर मैं लिखता कि स्ट्रिंग इनपुट इज इक्वल टू स्कैन डॉट नेक्स्ट लाइन, तो इनपुट के अंदर पता क्या आता, इनपुट मेमोरी में होता कोई वेरिएबल, उसके अंदर पूरा आता माय नेम इज रोहन। ठीक है, किसी को भी डाउट है अभी तक स्कैनर में, कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैनर, कैसे स्कैनर बना रहे हैं हम, कुछ भी डाउट? यस, स्पेसेस इंक्लूडेड अमित। ओके ऋषिका, देखो नेक्स्ट इंट क्या करता है, जो भी आपका इनपुट होगा ना, मान लो मेरा इनपुट है 10 स्पेस 20 स्पेस 30, मैंने ये लिख के एंटर मार दिया, ठीक है, तो वो स्कैनर सबसे पहले तो टोकन्स ढूंढेगा जो कि यहाँ पे होंगे 10 20 और 30, यानी कि जो लोग स्पेसेस नहीं है। ठीक है ऋषिका, अब वो बोलेगा डॉट नेक्स्ट इंट में वो क्या करेगा, ये स्कैनर यहाँ पे अभी, ठीक है, जो भी अगला टोकन होगा ना और वो इंटीजर होगा, वो उसको डालेगा, यानी कि 10। तो डॉट नेक्स्ट इंट यहां पे 10 रिटर्न करता। ठीक है, अब मान लो मैंने लगातार ऐसे लिख दिया स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट, फिर से स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट, फिर से स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट, और इसको 3 वेरिएबल्स आई जे और के में स्टोर कर लिया, और ये मेरा इनपुट था। तो आई के अंदर जाएगा 10, जे के अंदर जाएगा अगला, क्योंकि यहां तक तो रीड हो गया ना 10 तक, अगला यानी कि 20, फिर 20 तक रीड हो गया तो अगला जाएगा 30। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट इंट काम करता है, अगला इंटीजर टोकन। क्लियर है? ओके, सो एक बार हम कोड देख लेते हैं फटाफट से स्कैनर का। ये मैंने आपको पूरी बात कर ली, टोकन्स और कैसे स्कैनर कहां पे है, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर हमें इंपोर्ट करना होता है। स्कैनर, ये देखो स्कैनर कीबोर्ड इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, इनपुट ले लिया, यहाँ पे उसने लिखा नेक्स्ट लाइन, तो वो सब कुछ ले लेगा। एंटर द स्कोर नेक्स्ट डबल, तो वो नेक्स्ट डेसिमल ले लेगा। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं एक छोटी सी न्यू ऑपरेटर स्टैक और हीप इसकी। ठीक है, स्कैनर आई होप सबको क्लियर है, किसी को स्कैनर में कोई भी डाउट है? यस, मैंने आपको निशांत बताया था कि अगर यूजर ने नेक्स्ट इंट लिखा है और इनपुट है ऐसा कुछ माय नेम, तो वो नेक्स्ट टोकन सबसे पहले उठाएगा, वो कहेगा माय, लेकिन माय तो इंटीजर है ही नहीं, तो वो कर देगा एरर थ्रो, इट विल थ्रो एन एरर, एरर मार देगा। ठीक है, क्योंकि स्कैनर एक बार में एक टोकन ही रीड कर सकता है। ठीक है, और जैसे ही उसने टोकन रीड करा, तुमने उसने कहा कि तुमने तो नेक्स्ट इंट बुलाया था लेकिन ये इंटीजर तो है ही नहीं, तो वो एरर मार देगा। यस, जैसे कि नेक्स्ट इंट है, सिर्फ नेक्स्ट लाइन है, निशांत सिर्फ नेक्स्ट लाइन है जो एंटर तक जाता है, बाकी लोग टोकन वाइज जाते हैं। ठीक है, ओके, अब हम बात करेंगे एक थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है जिसका है न्यू ऑपरेटर की, थोड़ी अच्छे से बात करेंगे। और पॉइंटर मैकेनिज्म मैंने कहा था ना, संजना नेक्स्ट लाइन इज फॉर, या द इनपुट इट विल टेक स्ट्रिंग, यस दैट इज स्ट्रिंग। अमित यही जैसे अगर स्ट्रिंग, जो भी आपका इनपुट आ रहा है वो स्ट्रिंग ही आ रहा है, जैसे जब आप नेक्स्ट इंट कहते हो तो वो इंटीजर कर देता है अपने आप से, जैसे हम पिछली बार में कर रहे थे ना, इंटीजर डॉट पार्स इंट बना रहे थे, वो सब नहीं करना स्कैनर में, वो सब अपने आप करके देगा, इसलिए उसने फंक्शन दिए हैं आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट इंट से वो अपने आप इंटीजर बना देगा, उसको आप एक इंटीजर में डाल सकते हो, नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन आपको स्ट्रिंग देंगे। ठीक है, सो अब हम थोड़ी ना पॉइंटर मैकेनिज्म की बात करेंगे। ठीक है, सो बाकी डाउट्स अब एंड में करते हैं, ठीक है, ग्रुप पे। सो पॉइंटर मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं पहले। तो जावा में क्या होता है, जब मैंने ये लिखा था ना स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट,
हुआ क्या था, मेमोरी में स्टूडेंट के लिए एक जगह बन गई थी, ठीक है, लेकिन इस मेमोरी का नाम S1 नहीं था। जैसे जब मैं लिखता था ना int I इज इक्वल्स टू 5, तो मेमोरी में जगह का नाम ही आई हो जाता था और इसमें वैल्यू जाती थी 5। लेकिन इसमें ना थोड़ा एरे वाला हिसाब है। याद है एरेज में मैंने बताया था कि जब हम कुछ ऐसा करते हैं, int array इज इक्वल्स टू न्यू int सपोज 5, तो इसमें 5 लोगों की जगह तो गिर जाती है, सब 0 हो जाते हैं, लेकिन इस जगह का नाम एर नहीं होता। ये जो एर होता है ये एक नया वेरिएबल होता है जिसमें इस 0th इंडेक्स वाले बंदे का एड्रेस होता है। करेक्ट, इस बंदे का एड्रेस होता है, ये याद है ना सबको। सो यहां भी वही हिसाब है, S1 इस जगह का नाम नहीं है। S1 एक वेरिएबल है जिसके अंदर जहां भी ये स्टूडेंट की मेमोरी पड़ी हुई है ना, उस मेमोरी का एड्रेस है। मान लो ये स्टूडेंट पड़ा हुआ है XYZ लोकेशन पे, तो S1 के अंदर वैल्यू होगी XYZ, मतलब उसके पास इसका एड्रेस होगा। ठीक है, तो एक तरीके का ये बंदा भी पॉइंटर है। जिस भी वेरिएबल के पास किसी और का एड्रेस होता है ना, तो हम कहते हैं वो उसका पॉइंटर है, बिकॉज इट कैन सी इट। ठीक है, इट नोज एग्जैक्टली कि ये बंदा मेमोरी में कहां पे है। ठीक है, तो सिर्फ इसी बंदे को पता है कि ये कहां पे है, ये XYZ पे है। सो सिर्फ यही बंदा इसमें मॉडिफिकेशंस कर सकता है। ओके, दिस इज द पॉइंटर। अब ये जो हमारा कंप्यूटर होता है ना, इसकी जो मेमोरी होती है उसके दो पार्ट होते हैं। मेमोरी में एक होता है स्टैक और एक होता है हीप। जब मैं ये सब बनाता था ना, इंट आई इज इक्वल टू 10, इस सब की आई की जगह, और ये सब जब होती थी जगह बनती थी, ये जो प्रिमिटिव्स वगैरह की जगह बनती है ना, ये मेमोरी में स्टैक नाम की जगह पे बनती है। या मैंने कोई फंक्शन बनाया था जैसे स्वॉप, अब स्वॉप ने आई और जे की कॉपी बनाई थी ए और बी, याद है। तो ये सब जो भी हो रहा है ना, ये सारा जो काम होता है स्टैक पे होता है। लेकिन जहां भी न्यू न्यू वर्ड का यूज हो जाता है ना, तो न्यू जब जगह ढूंढता है ना, तो वो जगह स्टैक पे नहीं ढूंढता, वो जगह हीप पे ढूंढता है। तो जो भी ऑब्जेक्ट बनता है ना, वो हीप पे बनता है, हीप वाले सेक्शन ऑफ मेमोरी पे बनता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप सबको? ओके, वेरी गुड। अब हम एक बात और करेंगे। हाँ, मैंने आपको बोला था कि मैं वो स्वॉप वाले में बताऊंगा आपको। यहां तक अभी किसी को डाउट है? पहले एक सेकंड ये बता दो, फिर मैं आगे बात करूं। किसी को डाउट? चैट पे बताओ। क्लियर है सबको? हीप, स्टैक और S1 क्या है? S1 के पास मेमोरी है। ओके आदित्य, देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिकॉज ऑफ द रीजन कि स्टैक पे ऑलरेडी, क्योंकि हीप पे ना देखो, हीप, ये अभी आपको हीप और हीप का ना वो समझना पड़ेगा। हाँ, दो रीजन होते हैं। एक रीजन होता है हीप एक डेटा स्ट्रक्चर भी है। ठीक है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं आपको बताऊंगा एंड में जाके, मे बी जब ये कोर्स खत्म हो जाए, या मे बी व्हाट्सएप पे किसी पे। हीप एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हीप हीप में हम ऑपरेशंस कर सकते हैं। कई ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जो हीप में मोर इफेक्टिवली हो सकते हैं रादर देन अ स्टैक। ठीक है, तो ये एक रीजन है कि उसको हीप पे स्टोर किया जाता है। दूसरा रीजन ये है कि ऑब्जेक्ट्स लिव ऑन द हीप। रीजन बीइंग कि जो स्टैक होता है ना, ये एक डिस्टिंक्शन है इसके लिए कि स्टैक के ऊपर आपकी कॉलिंग और फ्लो सेट होती है। हीप के ऊपर ऐसा कोई फ्लो या कॉलिंग का सेट का सीन नहीं होता। हीप एक तरीके का आप समझ लो कांस्टेंट एक पाइल होती है। ठीक है, अभी मैं आपको टेक्निकल बताऊंगा तो सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट इट ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, मे बी ताकि बाकियों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अगर किसी को हो तो, पर अगर मैं तुम्हें टास्क दूं कि तुम खुद समझ पाओ, तो एक काम करना। ठीक है, कि हीप के बारे में पढ़ना कि व्हाट इज अ हीप, हीप का स्ट्रक्चर क्या होता है, हाउ इट इज यूज्ड एंड एवरीथिंग। ठीक है, हीप इज फॉर डायनामिक मेमोरी या अनोर, बट व्हाई इज इट फॉर डायनामिक मेमोरी, राइट? यही उसका क्वेश्चन है। सो उसका एक रीजन है, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट अभी सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो लेट्स नॉट डिस्कस इट अभी।
ठीक है, we'll talk over it. But what I give you a task is try to read about something called a heap structure. ठीक है, heap structure के बारे में पढ़ना, एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, देखना कि ये वर्क कैसे करता है, मैक्सिमम वैल्यू हीप, मिनिमम हीप, प्रायोरिटी क्यूज, थोड़ा इसके बारे में रीड करना। मैं ये नहीं कह रहा इसका कोड लिख देना, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना, फिर तुम्हें थोड़ा खुद लगेगा कि अच्छा क्यों मुझे एक ऑब्जेक्ट को वहां डायनामिक स्टोरिंग करनी चाहिए। ठीक है, सो विल टॉक अबाउट इट वहां पे। ओके, मैं क्या बता रहा था, हाँ, सो अब मैं एक बात करूंगा। याद है स्वैप में मैंने बोला था कि अगर मैं दो स्टूडेंट, मैं एक ही स्टूडेंट भेज दूं, मतलब कोई एक फंक्शन है मान लो F1 जिसके अंदर मैंने स्टूडेंट भेजा, ठीक है, स्टूडेंट S लिखा हुआ है, ये कुछ 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 करता है, ठीक है, मान लो ये क्या करता है, S का डॉट रोल नंबर को 0 कर देता है, और ये मेरा मेन फंक्शन है। यहां पे मैंने एक स्टूडेंट बना लिया है, स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट जिसका नाम है ABC और इसका रोल नंबर है 10, ठीक है, और मैंने F1 फंक्शन को कॉल कर दिया S1 के साथ। यहां तक किसी को कोई डाउट है? मैंने बस एक स्टूडेंट बनाया और मैंने इस फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है। होगा क्या, मैंने आपको बताया कि जावा में सब कुछ इज कॉल बाय वैल्यू, यानी कि जो चीज पास हुई है ना, जैसे यहां इंटीजर पास हुआ था तो उसकी एक नई कॉपी बनेगी, मतलब मेमोरी में कहीं पे अभी तक क्या हुआ था, S1 था, स्टूडेंट S1 में एड्रेस था उस जगह पे हीप का जहां पे ये स्टूडेंट क्रिएट हुआ है, ठीक है। जब ये S1 पास हुआ ना, ये S1 जब F1 के पास गया होगा तो उसने S1 की एक कॉपी बना ली होगी जिसका नाम होगा S। अब ध्यान से देखो, S के पास भी वही एड्रेस आ जाएगा जो S1 के पास था, क्योंकि उसने S1 की कॉपी बना ली, यानी कि अब वो भी इसी को देख रहा है। तो अब जब मैं चेंजेस करूंगा तो चेंजेस S या S1 में नहीं हो रहे, चेंजेस हो जाएंगे उस ऑब्जेक्ट में जिसको S या S1 देख रहे हैं। तो इनडायरेक्टली यहां पे अगर मैं कोई चेंजिंग करूंगा तो वो असली में चेंज हो जाएगा, क्योंकि चेंज इस डब्बे में नहीं हो रहा जो पास हुआ है जिसकी कॉपी बनी है, चेंज उसमें हो रहा है जिसको ये दोनों देख रहे हैं, उस एड्रेस पे जिसको ये दोनों देख रहे हैं। तो समझ आया, ये रेफरेंस नहीं था लेकिन फिर भी चेंजेस हो गए असली में। कोई डाउट है इसको, किसी में, किसी को इसमें डाउट? देखो, जब मैंने ऐसा कुछ लिखा था कि एक फंक्शन 2 है मान लो जो एक इंटीजर a लेता है, ठीक है, और ये क्या करता है, a की वैल्यू को 15 कर देता है, और मैंने मेन के अंदर से F2 को बुलाया विद, और यहां मेन में कोई इंटीजर था i जिसकी वैल्यू है 10, ठीक है हैप्पी, मेन में है एक i जिसकी वैल्यू है 10, मैंने F2 को कॉल किया विद i। तो F2 में i भेजने का मतलब है कि F2 में जब ये i आएगा ना तो कंप्यूटर में i है जहां पे क्या स्टोर्ड है 10, तो वो इस i पे काम नहीं करेगा। F2 एक नई जगह बनाएगा जिसका नाम रखेगा a, ठीक है, और उसमें i की वैल्यू कॉपी कर लेगा। इसके बाद वो जो काम करेगा ना वो इस a पे करेगा, तो i में तो कभी भी कोई चेंज आएगा नहीं, मतलब अगर मैं यहां पे प्रिंट करूंगा ना i नीचे आके तो i अभी भी 10 है, यहां तो क्लियर है। लेकिन जब मैं एक ऑब्जेक्ट को भेजता हूं ना तो मैं एक्चुअली उस पूरे ऑब्जेक्ट को थोड़ी भेज रहा हूं, मैं उस बंदे को भेज रहा हूं जिसके पास ऑब्जेक्ट का एड्रेस है S1 को। तो कंप्यूटर क्या करेगा, फंक्शन क्या करेगा, इस S1 की एक कॉपी बना लेगा, उसका नाम क्या रखेगा S, दोनों S और S1 में एक ही एड्रेस है उस ऑब्जेक्ट का। तो जब मैं S डॉट रोल नंबर करूंगा तो एक तरीके से मैं काम इस S1 ऑब्जेक्ट में चेंजेस थोड़ी कर रहा हूं, मैं चेंज तो इसी में कर रहा हूं डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के अंदर, इनडायरेक्टली, मतलब ये तो लकी हूं ना मैं कि मेरे को उसका एड्रेस ही की कॉपी मिल गई, तो अब मैं सीधा इसी पे ऑपरेशन कर सकता हूं। जैसे आपके घर की एक चाबी है, ठीक है, और आपने उस चाबी की एक कॉपी बना ली,
तो अभी भी घर तो सेम ही है ना। अगर मैं घर में कोई चेंज करूंगा इस दूसरी डुप्लीकेट चाबी से घुस के, तो असली में चेंज हो जाएगा, है ना। तो उसी तरीके से अगर मैं मेन में वापस आके S1 का रोल नंबर चेक करूंगा ना, तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि इस बंदे ने घुस के अंदर 0 कर दिया। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, सो दिस इज फॉर द न्यू ऑपरेटर। और एक फाइनल चीज आज की है जिसका नाम है फाइनल। फाइनल कीवर्ड क्या होता है कि अभी के लिए आप समझो, फाइनल इज फॉर मेकिंग समथिंग कांस्टेंट। मतलब मान लो मैं चाहता हूं कि इस बंदे की एक परसेंटेज हो जो कभी चेंज ना हो सके, या सपोज करो इस बंदे की कोई यूनिक आईडी हो, यूआईडी, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि ये चीज कभी भी चेंज ना हो पाए, तो मैं इसके आगे फाइनल लिख दूंगा। ठीक है। और एक बात और सुन लो, इसको मैं अगर सपोज करो वैल्यू दे दूं 10, ठीक है, आप यहां पे भी वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हो, जैसे मैंने भी कंस्ट्रक्टर के अंदर करी थी ना, आप यहां पे भी वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हो। तो ये लाइन क्या करेगी, यूआईडी नाम की प्रॉपर्टी को 10 तो कर देगी, लेकिन इसके आगे फाइनल लिखने से पता है क्या होगा, मैं इसको कभी चेंज नहीं कर सकता। देखो कैसे। क्रिएट किया मैंने स्टूडेंट S1, सही है। मैं S1 के रोल नंबर को 15 करना चाहता हूं, मैं कर सकता हूं। मैं S1 के नेम को रोहन करना चाहता हूं, मैं कर सकता हूं। मैं S1 के आईडी को 20 करना चाहता हूं, मैं नहीं कर सकता, एरर आ गया। बिकॉज दिस इज फाइनल, सो आई कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल। इस वेरिएबल की वैल्यू नहीं चेंज कर सकते, और इस वेरिएबल की वैल्यू या तो आप यहां पे सेट करोगे, ठीक है, ऊपर ही, या तो आप इसको किसी ना किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर सेट करोगे। इसकी वैल्यू को सेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, या तो यहां पे सेट कर दो या कंस्ट्रक्टर के अंदर सेट कर दो। लेकिन क्योंकि ये फाइनल है ना, तो इसको एक वैल्यू तो लेनी ही है, तो इसको आपको कहीं ना कहीं पे सेट करना है। ठीक है, हमें तभी स्टैटिक की बात नहीं करी है, तो अभी स्टैटिक का पूरा आधे घंटे का डिस्कशन है, तो अभी हम स्टैटिक की डिस्कशन नहीं करेंगे अमित। फाइनल इस समय आपको ये होना चाहिए कि फाइनल एक जगह को फाइनल बना देता है, मतलब बेसिकली जो आपकी मेमोरी है वहां पे उसने बनाया यूआईडी, है ना कहीं यूआईडी होगा, उस मेमोरी को उसने लॉक कर दिया कि एक बार अगर इसमें कोई वैल्यू गई, अब ये चेंज कभी नहीं हो सकती, मैं इसको नहीं काट सकता, फिक्स हो गई। ठीक है, तो ये होता है फाइनल का काम। इसी तरह से आप मेथड्स को भी फाइनल बना सकते हो, जैसे अटेंडेंस वगैरह को भी फाइनल बना सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, क्या उसकी मतलब आप कैसे प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सब हम बात करेंगे जब इनहेरिटेंस की बात आएगी ना, तब बताऊंगा। फाइनल मेथड को बनाते हैं इनहेरिटेंस के टाइम पे, ठीक है, वो ओवरराइडिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट है, तो जब आएगा तो बात करेंगे। अभी के लिए आपका फाइनल होना चाहिए कि फाइनल लिखते ही वो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, सो आज की क्लास के आपके सारे टॉपिक्स कवर्ड है। किसी को कोई डाउट है तो अभी चैट पे पूछ लो, कोई आज की क्लास से डाउट हो तो। किसी को डाउट नहीं है, सबको समझ आया? एक बार यस लिख के बताओ तो चैट पे, एवरीवन इज क्लियर? ओके, सो आज की असाइनमेंट देख लो अपनी। सबसे पहले आपको क्रिएट करनी है क्लास रेक्टेंगल, ठीक है, उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज होंगी, लेंथ, ब्रेड्थ, दो, एक इंट लेंथ एक इंट ब्रेड्थ। आपको एक फंक्शन बनाना है कैलकुलेट एरिया, जो उसका एरिया डिस्प्ले करता है। जैसे याद है मैंने अटेंडेंस बनाया था, जो अटेंडेंस बोलता है, आपको क्या करना है, उस लेंथ और ब्रेड्थ को लेना है और एरिया डिस्प्ले कराना है। ठीक है, फिर आपको एक क्लास बनानी है कॉम्प्लेक्स। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर होते थे ना, जैसे उसका एक रियल पार्ट होता, ऐसे होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो 2 + 5 आयोटा, तो 2 को बोलते हैं रियल पार्ट, और ये जो आई के साथ होता है ना, इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास बनानी है जिसके अंदर दो लोग होंगे, एक रियल और एक इमेजिनरी।
और एक फंक्शन बनाना है डिस्प्ले जो उसको इस तरीके से डिस्प्ले करेगा 2 + 5i। मतलब अगर रियल का वैल्यू 2 है, इमेजिनरी का वैल्यू 5 है, तो डिस्प्ले होना चाहिए 2 + 5i। ठीक है, प्रॉपरली डिस्प्ले होना चाहिए। ओके, फिर ये देखो आपको क्या करना है, मैंने आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर का भी फंडा बता दिया था, है ना, कि आप उसके अंदर भेज सकते हो और बोला है घर पे ट्राई करने। सो आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास नई फिर से बनानी है, उसके अंदर आपको ये फंक्शंस क्रिएट करने, एक कंस्ट्रक्टर बना लेना, ठीक है, जिसमें मैं रियल और इमेजिनरी भेजूंगा कंस्ट्रक्टर को और वो सेट हो जाएंगे। फिर एक प्लस फंक्शन बनाना है कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे प्लस फंक्शन कॉल करता हूं और उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट भेजता हूं, जैसे C1 है और C2 है, C1 प्लस डॉट प्लस C2 करूंगा, तो C1 की वैल्यू को बदल के उनका सम कर देना। ठीक है, C1 शुड बिकम C1 प्लस C2। सिमिलरली मल्टीप्लाई करने पे C1 शुड बिकम C1 इंटू C2। ठीक है, और एक प्रिंट फंक्शन जो आप इसके पहले बना ही चुके होगे डिस्प्ले वाला, प्रॉपरली उसको डिस्प्ले करने के लिए। इसके अलावा स्कैनर के दो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ले लो। एक प्रोग्राम बनाओ जो यूजर से एक एरे लेगा 10 नंबर्स की और उसमें से सेकंड लार्जेस्ट नंबर निकालना है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज का, फिर से जो थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन होगा हर क्लास का जो होता है, आज का क्वेश्चन ये है, आपको यूजर से 10 नंबर लेने हैं और उन 10 नंबर को ऐसे अरेंज करना है कि वो एक वेव बन जाए। मैं इसका मतलब समझाता हूं। आपको यूजर से 10, मान लो मैंने यूजर से सिर्फ 4 नंबर लिए, ठीक है, अभी के लिए समझाने के लिए, और मैं आपको कह रहा हूं कि आपको इनको ऐसे अरेंज करना है कि ये वेव बन जाए। वेव का मतलब है पहला नंबर, जैसे मान लो 4 नंबर है ना, N1 N2 N3 N4, पहला नंबर शुड बी लेस देन ये ऐसा कुछ। ठीक है, मतलब पहला नंबर छोटा होना चाहिए, दूसरा नंबर पहले नंबर से बड़ा होना चाहिए, तीसरा नंबर दूसरे नंबर से छोटा होना चाहिए, चौथा नंबर तीसरे नंबर से बड़ा होना चाहिए। जैसे कि अगर इसको करना हो तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ये देखो 1 जो है वो 2 और 4 से छोटा है, यानी कि 2 यहां है, 1 यहां है, 4 कहीं ऊपर होगा, तो ये देख रहे हो वेव बन रही है। फिर 3 इसके नीचे होगा कहीं, ये देखो ना, अगर एक्स और वाई एक्सिस टाइप में जनरली आदमी बात करे तो ये देखो ना 1 2 3 4। तो अगर मैं इनको ऐसे अरेंज कर दूंगा तो देखो ध्यान से क्या होगा, 2 1 4 3, समझ रहे हो, वेव बनेगा। मतलब कि ऐसे ही नंबर आपको अरेंज करने हैं, एक छोटा, अगला उससे बड़ा, अगला उससे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे बड़ा, समझ रहे हो, एक वेव टाइप बनानी है नंबर्स की। तो ऐसे आपको 10 नंबर यूजर से लेने हैं, कोई भी 10 नंबर, ठीक है, और उनको अरेंज करना है इन द वेव फॉर्म। ये है आपका आज का सोचने वाला क्वेश्चन। ठीक है, सो अगर किसी को कोई डाउट है पिछले क्वेश्चंस की या कुछ भी, तो ग्रुप पे डालो, हम अभी आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, आज की क्लास आपकी यहीं तक है। सो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, क्वेश्चंस करके आना, जो डाउट हो ग्रुप पे लिखना, वी विल गेट बैक टू यू। ठीक है, थैंक यू।